मैम संजय सर उनका स्वागत करना चाहेंगे इस डिबेट में। कौन सुनेगा कलाकारों की पुकार में। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप सभी को जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद मैम। जी उर्मिला जी जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। मैम कौन सुनेगा कलाकारों की पुकार। अभी तक तो कलाकार ही सुनने को तैयार नहीं है, मगर बेबाक बॉलीवुड खबरें निरंतर सुन रहा है कलाकारों की पुकार। और आज हमारे बीच जैसा कि संजय सर आए हैं तो हम शुरुआत संजय जी से करना चाहेंगे। और मैं एक निवेदन करती हूँ संजय जी से कि सर आप अपनी जुबानी अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें कि आप किस विभाग से हैं, किस विधा से आप आर्टिस्ट हैं और क्या क्या करते हैं। जी संजय जी। जी नमस्कार मैम, सबसे पहले तो और हमारे सारे नमस्ते हिंदुस्तानियों को सर। मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं एक्टर हूँ। पिछले 10 साल से मैं मुंबई में रहता हूँ और काफ़ी सारे शोज़ किए हैं, मूवीज़ की हैं, वेब सीरीज़ की हैं। अभी फिलहाल मैं एक शो कर रहा हूँ, माइथोलॉजिकल शो है देवी आदि पराशक्ति, जो कि दंगल चैनल के ऊपर आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी शूटिंग के लिए मैं अभी गुजरात उमरगांव में हूँ। तो जी अभी रीटेलीकास्ट की कुछ डेट आई नहीं है, जैसी भी आती तो आप सब लोगों के सामने आप लोगों को पता पड़ जाएगा। पैनल पे आए सभी हमारे मेहमानों को जय हिंद, वंदे मातरम। और उर्मिला जी थोड़ा सा आप कैमरे को सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। जी। तो संजय जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि आप एक एक्टर हैं और बॉलीवुड फिल्में, सीरियल्स, वेब सीरीज आप सभी करते हैं। हम जानना जी चाहेंगे कि सर आपने अपना शुभारंभ, अपना सफर का शुरुआत कैसे और कब किया। मैम, एक्चुअली जयपुर से ही मैंने शुरुआत की है अपनी। क्या बात। जयपुर में मैंने 2011 के अंदर थिएटर ज्वाइन किया था। देन उसके बाद रोशन तनेजा, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोशन तनेजा एक बहुत ही महान हस्ती हैं बॉलीवुड जी इंडस्ट्री में, जिन्होंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को सिखाया है एक्टिंग कैसे होती है, काफ़ी नॉलेज दी है। उनका इंस्टीट्यूट भी है। तो वहाँ से मैंने एक्टिंग कोर्स अपना कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैं 2011 में बॉम्बे में आया। बहुत कहते हैं कि कोई गॉड फादर तो था नहीं, कोई गाइड करने वाला था नहीं। तो जो भी सीखा, जैसे भी सीखा, अपने स्तर से ही सीखा। अ, उस समय जब मैं आया था तो उस समय ना कोई व्हाट्सअप चलते थे, ना कोई आप व्हाट्सअप कर दीजिए, या फिर उस समय सिर्फ एक ही चीज होता था कि आप अपनी फोटोज की जो हार्ड कॉपीज हैं वो अपने बैग में लेकर चलिए और मेल मेल कीजिए आप। तो उस समय इतना मतलब इजी नहीं था। काफी बैग को बोझा, उसी में आपकी पानी की बोतल भी है, कुछ लंच का थोड़ा बहुत सामान भी आपने रख रखा है कि चलो एक जंग के ऊपर निकल गया, अभी शाम को कब तक आना होगा कुछ पता नहीं था। तो अभी थोड़ा काफी इजी हो गया है कि जी आदमी बैठे बैठे अपनी व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ सेंड कर देता है, प्रोफाइल सेंड कर देता है, यूट्यूब से अपना लिंक बना के वीडियो सेंड कर देते हैं। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, आपको खुद को जाना पड़ता था उस समय। जी तो बिल्कुल। बहुत काफी सही अच्छी बात जर्नी। बताई सर। जी जी बिल्कुल, हम जी बिल्कुल सहमत हैं आपकी बात से। और हकीकत बात है कि कुछ समय पहले बहुत ज्यादा परेशानियां थी, बहुत ज्यादा मतलब किसी भी फील्ड में एंट्री करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। आज जी 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 मतलब देखा जाए तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान बैठे बैठे, हमारे 5 साल सर तो गूगल पे बैठे बैठे पूरा विदेश घूम आते हैं, आपको पता है। हाँ, बिल्कुल मैं जब भी बिल्कुल पूछती हूँ बिल्कुल। बोलते हैं यूरोप है, अमेरिका है, सब घूम रहा हूँ बैठ के मैं। तो मैम वो सारी एक्चुअली बात गलियां ये है तक ना घूम कि आते हैं। जी, अभी जी कोरोना काल के अंदर तो मैं मेरे हिसाब से अगर किसी को कहीं पे भी घूमना हो तो वो गूगल से बेस्ट कुछ है नहीं उनके लिए। कोई है ही आराम से नहीं, ना किराया गूगल लगता सारी है ना चीजें भाड़ा हो लगता, जाती। सिर्फ थोड़ा हाँ नेट लगता है। बिल्कुल। जी 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 बहुत तो काफी अच्छा है अगर उसी पे घूमा जाए, अभी फिलहाल जब तक कोरोना की वैक्सीन इंडिया में नहीं हाँ आ जाती। हाँ, तो मैं मुझे तो लगता कहता हूँ है कि वैक्सीन। वैज्ञानिकों कहीं न कहीं अंदाज़ा था कि एक समय ऐसा आएगा कि सारे लोग अपने ही बनाए पिंजरे में कैद होने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने शायद गूगल और इन सब का ये पहले ही आविष्कार कर लिया कि लोग परेशान ना हो, जिसको घूमना हो चलो पेरिस चलते हैं, लंदन चलते हैं, जापान चलते हैं, चीन का क्या हाल है, तो हम गूगल पे बैठे-बैठे देख लेते हैं। मगर सर जो यथार्थ की स्थिति होती है, वो सपनों से परे होती है।
और ये ऑनलाइन जो चीजें होती है उनसे परे होती है, क्योंकि यथार्थ में पेट है और पेट में भूख लगती है, आंख है, आंखों में जब दर्द होता है तो आंसू आते हैं, इसके लिए गूगल भी कुछ नहीं कर पाता है और ना जी। आपको अमेज़न कुछ दे पाएगा, जब तक आपके पास में हरे-हरे नोट नहीं है, हरे तो क्या, आप तो बहुत सारे रंग कर दिए मोदी जी ने नोटों के भी, गुलाबी भी है और खूब अलग-अलग तरह के येलो कलर के भी हैं, तो नोटों का रंग भी मतलब कहा जाए तो सतरंगी हो गए हैं। पहले मैम सिर्फ एक कोरोना हरे बोला जाते थे। जी, कोरोना काल आना एक मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव साइन भी है और एक बहुत कुछ नेगेटिव साइन भी है। पॉजिटिव साइन इसलिए है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कोरोना के आने से हम लोगों को इतनी सारी चीजें सीखने को मिली है कि हम लोग घर पे रह के भी काम कर सकते हैं, बिना जी, रेस्टोरेंट का खाना खाए भी जिंदा रह सकते हैं। ज़िंदा लोगों को रह लगता था सकते हैं। कि यार बाहर का खाना नहीं खाएंगे, जिंदा रह सकते हैं हम लोग। बहुत सारी चीजें ऐसी कि हमारी काफी सेविंग भी होने लग गई है। नहीं जी, तो अगर महीने का बजट अगर देखा जाए तो काफी सारा जो एक मोटा अमाउंट जो हम पर मंथ कमाते हैं उसका आधे से ज्यादा बजट तो हम लोग बाहर ही वेस्टेज कर देते हैं, किसी भी चीज में कोई शॉपिंग कर ली या फिर वो सब वेस्टेज ही है। पता जी, पड़ता है बिल्कुल कि हम सही लोग कहा। जितने हमारे पास अभी कपड़े हैं उनमें भी हम अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एक शौक है कि नहीं यार आज ये सर अब तो मार्केट में नया नाइट निकला है, ये निकला जेंट्स है। के लिए तो नाइट सूट सहारा बना हुआ है, जीन्स, टी-शर्ट, ट्राउज़र वगैरह सब फॉर्मल टी-शर्ट वी-शर्ट कोई नहीं वो याद रखता है। सिर्फ एक नाइट जी सूट घर में एक्चुअली पहन के घूमते रहते हैं। वो बिल्कुल, कोरोना काल के अंदर वो उनका बेस्ट फ्रेंड हो चुका है, आई थिंक सो, बिल्कुल, क्योंकि मेरा बिल्कुल। भी ऐसा ही था कि टी शर्ट और शॉर्ट्स में ही घर पे रहना था वहां पे। तो वही मेरे दोस्त बन गए थे आराम से। तो एक होता है ना कि कपड़ों से भी दोस्ती हो जाती, तो उस दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शॉर्ट्स और मेरे हुँ। जो कपड़े हैं उनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। एक और बार व्हाट्सएप पे एक मेरे पास जोक आया था कि एक दिन मेरी अलमारी के कपड़े आपस में बात कर रहे थे और वो ये जी। पूछ रहे थे कि जिनके अपन मतलब पहनावा है या उनकी परिवेश है, वो यहाँ हम्म। है या कोरोना साथ में ले गया? बोले पता ही नहीं चलता, अलमारी खोले बहुत दिन हो गए। तो सर ऐसी बहुत सारी जी। हँसी मज़ाक की बातें भी आती है और कोरोना ने वास्तव में ज़िंदगी के दूसरे पहलू से लोगों को रूबरू करवाया है और ज़िंदगी का एक पहलू और हो सकता है, एक सच्चाई और हो सकती है। वही सब जानकारी हम सभी के बीच में आई है। मगर आपको सर एक बात बताना चाहेंगे जी कि बताइए। बहुत सारी बातें अच्छी भी हुई है, क्योंकि मैं शुरू से एक नज़रिया रख के चलती हूँ कि कोई भी चीज़ हो, ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो या कोई हम किसी भी चीज़ को लें, तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। और जो हम्म। पहलू हमारे सामने होता है, लगभग हम उसी के बारे में जान पाते हैं, पिछले पहलू को हम नहीं जान पाते, जो हमारे पीछे होता है या हमसे छुपा होता है, उसे हम नहीं जान पाते। कोरोना ने दूसरे पहलू को हमारे सामने लेकर आए हैं और एक कटु सत्य जो हम सभी के बीच में उभर के आया है, वो ये है कि कोरोना से पहले सारे कलाकार, चाहे वो मध्यम वर्गीय थे, चाहे बड़े स्टेज के थे, चाहे छोटे थे, सभी एक चकाचौंध की ज़िंदगी जी रहे थे। फुल नाइट हमारी रंगीन हुआ करती थी। पूरी रात हम लोग ये हम्म। देखिए प्रोग्राम किया करते थे और धूम-धड़ाका, डीजे-वीजे दुनिया भर की चीज़ें, हमारी ज़िंदगी में सुकून था और दिन भर हम आराम से चद्दर तान के सोते थे, क्योंकि पैसे पास में हुआ करते थे। इस कोरोना ने जी। हमारे दूसरे पहलू को दिखाया है कि आप चाहे कितने भी मस्त मौला हुआ करते थे, आप चाहे कितनी भी हम्म। अच्छी ज़िंदगी जीते थे, मगर पूरी सरकार में, पूरे समाज में आज देखा जाए तो एक आर्टिस्ट वर्ग ही ऐसा है, कला क्षेत्र से जुड़े लोग ही ऐसे हैं, जिनके घरों में बहुत सारी परेशानियाँ मेहमान बन के आ गई हैं। जैसे कि सबसे पहली परेशानी है कि बेरोज़गारी। दूसरी परेशानी बेरोज़गारी से सीधे-सीधे सारे उनके रिश्तेदार घुसे आ रहे हैं कि आर्थिक संकट भी आ गया है, मानसिक संकट भी आ गया है और शारीरिक बीमारियाँ भी आ गई हैं। ये सारे जो बेरोज़गारी के रिश्तेदार हैं, वो छोटे-बड़े सारे कलाकारों के घर में घुस गए। और हम्म। ज़ाहिर-सी बात है कि 5 महीने सभी हम अपने घरों में कैद रहे हैं, अपने बनाए पिंजरों में कैद रहे हैं और अभी आने वाला समय और कितना है, जिसमें हमें कैद रहना पड़ेगा, क्योंकि हम बाज़ार में तो जा सकते हैं लेकिन जेबें खाली है। हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, जेब खाली है। आपकी जेब खाली है, आप कहीं कुछ काम नहीं कर सकते और इसी को लेकर कौन सुनेगा कलाकारों की पुकार, बेबाक बॉलीवुड खबरें निरंतर आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। तो जैसा कि आप भी एक आर्टिस्ट हैं, अभी आपने बताया कि आपकी जो शूटिंग है, वो अभी रोकी गई है, जब आपके पास भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप स्टार्ट करेंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अभी आप घर में हैं और नहीं नहीं मैम, जी, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि मैं घर पर नहीं हूँ अभी, मैं शूट पे अच्छा, ही अच्छा, हूँ। उमरगांव शूट पे गुजरात में ही मैं हैं। शूट चल रहा हूँ। आज मेरा अच्छा, गैप है शूट से, आज मेरी छुट्टी है शूटिंग की।
इस वजह से मैं यहाँ बहुत पर अच्छी हूँ। बात है। और ऊपर वाले की दया से और ऑफ कोर्स मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से ऐसा है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी बेरोजगार काफी सारे एक्टर्स जो हैं जिनका शो चल रहा था या वो काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हैं। तो मैम इससे एक बात तो समझ में आती है कि इंसान को चाहे वो कितना भी कमा ले, कितना ज्यादा कमा ले या कम कमा ले, लेकिन उसको इनकम का कुछ परसेंट तो सेविंग के लिए डालना ही चाहिए। बिल्कुल। अगर देखो ऐसा तो है नहीं कि हमने आज जितना कमाया उतना को उतना उड़ा दिया कि चलो कल की फिक्र नहीं है। तो मैं वो नहीं बोलता कि एज ए एक्टर होने के नाते ही एक्टर को सेविंग करनी चाहिए। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के हर नागरिकों को, चाहे वो महिला हो, बिल्कुल। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हों। बच्चे तो खैर उनको तो पॉकेट मनी मिलती है तो वो बेचारे बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन हर एक इंसान को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेविंग करना जरूरी है। वो करना जरूरी है। उसका एग्जाम्पल अभी कोरोना काल में सबको दिखाई देता है। बिल्कुल। आपकी और बात सही है। आपने कहा ना जी सेविंग करना ज़रूरी है, मानती हूँ आपकी बात, लेकिन सेविंग इतनी भी कितनी हो जाए कि घर बैठे पूरा खर्चा निकाल ले। जहाँ इंसान आज मतलब मैं तो एक छोटा-सा उदाहरण ले रही हूँ, जो तकरीबन हम्म, मान लो 30,000 रुपए महीना कमाते थे। 30,000 जी कमाते थे तो ज़ाहिर-सी बात है आज की महँगाई देखते हुए 30,000 में तो क्या तो बचत कर पाते होंगे और क्या परिवार के लिए खर्च निकाल पाते होंगे। और अब 5 महीने ये भी मायना रखता है कि 30,000 का 5 महीने 3 बजे 15 1,50,000 रुपए, ठीक है? आपने हम्म कमाया नहीं और इतना आपको सेविंग करके आपने जो रखा वो भी चलो खर्च हो गया, इतना भी अगर मान लो किया होगा तो वो खर्च हो गया। अब आगे आने हम्म। वाला समय तो परेशानी वाला हो गया है ना, बहुत सारे लोगों के नहीं मैम जीवन में देखिए क्योंकि मैम ऐसा है जो, हाँ जी देखिए बोलिए। मैं आपकी बात एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगी क्योंकि हम्म बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है, जो मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय का मरण क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना तो वो बिल्कुल गिरे हुए स्तर पर रह सकते हैं और उनको अपना स्टेटस बना के रखने के लिए बड़े वाले लोग जो उनके कॉन्टेक्ट में होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपना लेवल कायम रखने के लिए कई बार लोन लेना पड़ता है। आप समझ रहे हम्म होंगे क्योंकि लोन का प्रावधान भी हमारे देश में है और जगह-जगह लेते भी हैं। और तो उस हम्म स्टेटस को बनाए रखने के लिए लोग लोन ले लेते हैं। अब जब बिल्कुल कमाई मारी गई, बंद हो गई, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा भारी समय इस समय आ गया क्योंकि बचत तो दूर की बात है, उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। अब हम्म। कर्जा भी भरे, घर भी चलाएँ और काम बिल्कुल बंद। तो इस परिस्थिति में सर आप क्या राय देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? देखिए मैम पहली बात तो ये कि मैं उन लोगों से, उनकी बातों से, उनकी हरकतों से बिल्कुल भी सहमत नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं बड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, मेरे पेरेंट्स बड़े डाउन टू अर्थ हैं। तो हमेशा हमको एक, मेरी दादी और जो बड़े बूढ़े कहते हैं वो ये सही कहा करते थे कि जितनी गोदड़ी हो उतने ही पैर पसारने चाहिए इंसान को। ज्यादा पैर ये पसारोगे सभी तो ठंड कहते लग हैं, जाएगी, है ना। सब कहते हैं ये, तो बिल्कुल सही बात मैं है। ये चीज से सहमत नहीं करता हूँ कि आप अपना सिर्फ झूठा दिखावा, झूठा आपका स्टेटस मेंटेन करते हुए लोगों को दिखाने के लिए आप लोन ले रहे हो, कर्जा ले रहे हो कि नहीं हम तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। क्या है ये? मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप मेरे को सहमत वो नहीं है लोग, सर, पर हकीकत की नहीं धारा बताऊँ आपको, हमारे भारत में तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं कि उनको ये ज़िंदगी जीनी पड़ती है, मजबूरी के साथ में जीनी पड़ती है। मैं मजबूरी के साथ, अगर वो वाली जिंदगी जीनी पड़ रही है तो मजबूरी के साथ ये वाली जिंदगी भी जीने के लिए तैयार रहें फिर वो। जब ऐशो आराम इसी की के लिए तो जिंदगी वो संघर्ष कर रहे हैं हम। लोन लेके जब वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं तो फिर बिना लोन के ये वाली जिंदगी जीने के लिए भी तैयार रहें वो। सुख सुख में अच्छा, सब साथ रहते हैं, दुख का भी तो साथ दो। और फिर दुख को इनवाइट भी तो आपने किया है, लोन लेके अपना फालतू का स्टेटस मेंटेन करना है, इसको दिखाना है, इसको दिखाना है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप अपने परिवार को पाल सकते हो तो उतना करो ना, मेहनत करो। लोन बाजी लेने से क्या होगा? आप मेहनत करो और ये सोचो कि आपकी इनकम ऑफ सोर्स और कैसे बढ़ सकती है ताकि आप वो वाला स्टेटस मेंटेन कर सकते हो। किसी से उधार लेके आप आज स्टेटस मेंटेन कर लोगे, कल को अगर नहीं चुका पाओगे तो वही लोग आपको आके बोलेंगे यार, बड़ी इज्जत खराब वाली चीज हो जाती है कि बैंक वाले आ रहे हैं और बार बार आपको टोक रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, आपकी इंसल्ट करके जा रहे हैं कि भाई इंस्टॉलमेंट कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे। तो क्यों प्रेशर लेना संजय जी जबरदस्ती का, जितने संजय हो। जी जी आपकी बात बिल्कुल सही है और हकीकत की बातें आपने जो कही वही होनी चाहिए। लेकिन हकीकत से जी। परे भी एक जहाँ है जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आपको पता होगा हम्म। कि हमारे विज्ञापन में बड़े-बड़े विज्ञापन में शाहरुख खान जी आते हैं, किराए के मकान में क्या रहना, खुद का मकान लो ना। किराए के मकान में क्या रहना, खुद का मकान लो ना। हमारे अमिताभ जी आते हैं, सोना गिरवी रखो ना कम ब्याज पर, मुथूट फाइनेंस। पता है आपको?
तो ये सारे जी सपने मैम। जब देखे जाते हैं तो लोग उन चीजों में आते हैं कि अरे वाह यार, कम ब्याज पर सोना गिरवी रख के हम अपना ये काम निकाल सकते हैं, या हम जी किश्तों पर भी मकान ले सकते हैं। तो आज आपको भी पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे हम्म। देश में, मेरा आंकड़ा जो कहता है, ज्यादा भी नहीं तो 50% लोगों ने तो लोन पे मकान लिए होंगे। जी 50% सभी लोगों ने लोग हैं। लोन पे फोर व्हीलर्स लिए होगी। ठीक है। जी 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 आजकल बिल्कुल तो ली हुई है, मोबाइल राइट। हैंडसेट तक ईएमआई पे मिलता है, किस्तों पे मिलते हैं, मोबाइल हैंडसेट तक मिलते हैं। तो छोटे हम्म। लोग छोटे स्तर का लोन, बड़े लोग बड़े स्तर का लोन। ऐसे जी लोन तो आपको पता है कि जो हमारे बड़े-बड़े टाटा, अंबानी हैं, ये लोग भी सरकार से कहीं न कहीं से लोन लेके अपनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं। और दुनिया मैम देखिए, कहती है हाँ। कि बिना उधार लिए किसी का जीवन नहीं निकलता। सब कुछ ना कुछ स्तर पे थोड़ा बहुत लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका रूटीन की ज़िंदगी, आज कितने पुश्तों से हमारे भारत में लोगों की ज़िंदगी आज मैं आपको बताऊँ, जो आर्टिस्ट है, कई लोग खानदानी हैं, जिनके खानदान में आर्ट ही रोज़ी-रोटी बना हुआ था। तो वो उस चीज़ से चले आ रहे हैं, और उन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये कोरोना ऐसी बीमारी आएगी, जो पूरे विश्व हम्म। को कैद करके हम्म। रख देगी। ऐसा किसी के सपने में नहीं था। और ऐसा अगर किसी को पता होता, हमारे बुजुर्ग तो कहते आ रहे हैं कि जितनी चादर है उतने पाँव पसारो, उधार जी। लेकर क्या खाना। और हकीकत बात है, हमारे जो बुजुर्ग हम्म। हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज होते थे, वो बहुत सोच समझ के उधार लिया करते थे, कभी जी नासमझी में नहीं। लेकिन आज की हवा से आप भी, मुझे नहीं लगता कि मतलब अनभिज्ञ होंगे कि आज की हवा क्या चली हुई है। आज की टोटल हवा चल रही है, कर्ज पर अपना परिवार चला रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि जी आप मैम। शायद इस बात से इत्तेफ़ाक रखते होंगे। तो जी मैम, सर आपने, जी, जी जी, आपने जैसे जी कहा कि संजय जी। बच्चन साहब बोल रहे हैं कि सोना गिरवी रख दो, और बहुत ही उसका कम परसेंट पे आपका जो भी आपका जो लोन वोन है वो पास हो जाएगा। या हाँ, शाहरुख खान साहब बोलते हैं कि अ, घर का मकान उधार लो। या लोन लेकर अपना घर ले लो, ये ले लो, ठीक है। मैम बिल्कुल, देखिए, बात ऐसी है कि वो लोग सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको अवेयर करते हैं कि अगर गुंजाइश है आपके पास, तो एक ऑप्शन ये भी है आपके पास। फोर्स तो वो किसी को करते नहीं है, या घर घर जाके तो बोलते नहीं कि नहीं साहब आप फॉर्म भरो, स्टैंप लगाओ और आपको लेना ही पड़ेगा। आपका सर दिमाग आपको काम पता है करना चाहिए। सेलिब्रिटी जो बोलते आप, हैं ना, सुनिए सुनिए सर, आपकी बात को जी एक बात बताना चाहूंगी। हमारे सलमान जी ने फटी जीन्स पहनना शुरू करा तो लोगों ने उसको मॉडल बना लिया। और आपको पता है कि हाँ, पहले अगर जरा सा कपड़ा फट जाता तो माँ थीगड़ा लगाती थी, एक शब्द आता था जी थीगड़ा लगाना, और उसको जी कोई जी नहीं जी बिल्कुल पहनता सर। था। तो सेलिब्रिटी हम्म। अगर मान लो हाफ पैंट निक्कर पहन के घूमता है ना, तो पूरे लोग उसको फॉलो करते हैं। हकीकत की धरा मैम, पे आइए संजय जी। हकीकत की मैडम आज देखिए, जो वर्तमान स्थिति है उस पे आइए। हमारे बुजुर्ग जो कहते थे वो बात अलग है, उनको किसने सुना? अगर सुना होता ना तो शायद हमारे देश में कोरोना भी नहीं आता, क्योंकि हमारा देश शुरू से नमस्कार करने के लिए कहता था, हाथ मिलाने के लिए नहीं कहता था, हग करने के लिए नहीं कहता था। आज वैलेंटाइन डे हम्म, के साथ साथ में हगड़े भी आने लगा है, पता है ना आपको? मैम या हमारे हगडे बुजुर्गों होता की है। बात नहीं मानी किसी ने भी। बिल्कुल, लोग एक दूसरे मैम, को गले लगा रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। ये कोरोना नहीं आता। अगर हमारे बुजुर्गों की बात ही मानी गई होती तो हमारे देश से टाटा हो जाता पहले से ही। लेकिन सब पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, और कितनी विडंबना की बात है कि विदेशी लोग, पाश्चात्य लोग हमारे देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे यूट्यूब पे सर्च करके या कहीं पे भी देखेंगे, तो हरे रामा जी हरे कृष्णा बड़े मगन होकर वो गाते हैं। लेकिन हमारे देश में अगर हरे रामा हरे कृष्णा लगा दो तो लड़के कहते हैं क्या बोरियत लगा दिया, डीजे लगाओ डीजे, है ना? चूंदड़ी जी जयपुर मैम। से मंगवाई, सपना चौधरी का डांस लगाओ, उसका डांस मैम लगाओ, ये देखिए, लगाओ। तो हमारे हम्म, देश के लोग विदेश को फॉलो कर रहे हैं, विदेश वाले हमारे फॉलो कर रहे हैं, और एक दूसरे में बिल्कुल खिचड़ी बनी हुई है। और यही खिचड़ी सारा कहा जाए तो पाचन शक्ति जो है देश की संस्कृति की, वो खराब करके रखी हुई है। बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैम अगर एक एक मुद्दे पे बात की जाए, जैसे कि चलो ठीक है, अगर ये कल्चर की बात कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा ये एक थोड़ा सा सही नहीं है। हमारा कल्चर धीरे धीरे गायब होता जा रहा है और विदेशी लोग इसको अपनाए जा रहे हैं, तो ये मैं इसके अगेंस्ट ही हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि मैडम, दुनिया को सुधारने से बेटर है कि हम अपने आप को सुधारें। और जो लोग डीजे चलाते हैं, सुबह उठते से ये करते हैं, या भगवान के भजन को नकार देते हैं, कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आज हमारा जो यूथ है, अगर आप हमारे इस जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको अपने घर की बता देता हूँ कि हमारे घर पे बड़े सुबह उठते पहले भजन कीर्तन होता है। जिस माहौल में मैं पला बड़ा हूँ,
राइट। जी तो मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं सुबह उठूं तो एक ओम का जाप मैं आज भी करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जी लोगों के लिए कोरोना काल बहुत भारी रहा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। मैं अपनी फिजिक के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा था, मैं अपनी डाइट पूरी प्रॉपर फॉलो कर रहा था। तो हर चीज को एंजॉय करना चाहिए मैम। अब जो लोग बोलते हैं डीजे चला दो, वो चला दो, देखो मैं ये नहीं बोलता कि डीजे चलाना गलत बात है, वो एक डिपेंड करता है कि माहौल क्या है। अभी किसी का बर्थडे पे तो आप भजन कीर्तन चलाओगे नहीं, उस समय तो आप डीजे वीजे पार्टी वार्टी डांस वांस से सर। करोगे, ठीक है। तो हर चीज सर को आप हर जयपुर से जगह। हैं? सर आप जयपुर से जी हैं? जी आपको एक जी बात जी, मैं बताना जयपुर से चाहूंगी, हूँ। हमारे जयपुर वासियों ने आज तक अपनी संस्कृति को बचा के रखा है। आज भी बर्थडे होता है तो अपने घर पर श्याम बाबा के कीर्तन करवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जी श्याम प्रेमी, जरूर। आपको अगर पता हो तो। जी जी पूरे जी भारत जी की जी बात जी नहीं कह जरूर। रही हूँ, लेकिन हमारे मैम जयपुर में आज भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वही संस्कार है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भजन गा के अपना मतलब मानसिक संतुलन बना के चलते हैं, और डीजे भी करते हैं लेकिन बहुत कम। शादी विवाह जहाँ होता है बस वहीं डीजे चलता है, और कई परिवार तो आपको बताना चाहूंगी महिला संगीत होता है वहां पर भी दरबार लगवाते हैं और कीर्तन करवाते हैं बिल्कुल मैम, देखिए जयपुर में। क्या है ना कि आप कोई भी संस्कृति अपनाओ, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है, मुझे जी उससे नहीं, मैं परहेज तो किसी मुझे भी नहीं है। की ना मैं किसी संस्कृति के खिलाफ हूं। बस मेरा कहना इतना सा है कि आप कोई भी संस्कृति अपनाओ लेकिन अपनी संस्कृति को मत भूलो। हमारी जो भारतीय जी सभ्यता है कम से कम तो उसको तो बिल्कुल, याद अब हम रखो। अपने मुद्दे पर आते हैं संजय जी। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं क्योंकि आपने जो बात कही है वो बात हमारे मुद्दे से जुड़ी हुई है कि अपनी जी संस्कृति अपनाओ और अपने उसमें रहो। तो सर, अब बात यहाँ आती है कि जो खुले मंच के कलाकार हैं, साउंड वाले, डीजे, म्यूजिशियन, सिंगर, दरबार सजाने वाले या झांकी करता, मतलब बहुत हम्म। सारे लोग हैं इस चीज से जुड़े हुए, तो वो हम्म, सर हम्म, बिल्कुल बेरोजगार हो गए। आपको पता है कि खुले मंचों के अभी परमिशन नहीं मिल रही है। उन्हीं के हम्म, लिए कौन सुनेगा कलाकारों की पुकार अभी वर्तमान में उठाई गई है। तो यहाँ पर से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग हम्म, भारतवर्ष में रहते हैं और कला हम्म, क्षेत्र से जुड़े हैं, जो अपने आप को हम्म, समझते हैं कि हम अभी बेरोजगार हो गए हैं, चाहे हमने पहले कैसा भी जीवन यापन किया हो, वर्तमान में हमें सहयोग की जरूरत है। तो उससे हम्म, पहले हम सभी को एकजुट होने की जरूरत पड़ेगी। जब भी अभी आप सर ये देख रहे होंगे कि पूरे विश्व में, कल मैंने देखा है कि जो बादल है उसने पूरे विनाश का एक मतलब रचनाक्रम लगा रखा है, घटनाक्रम लगा रखा है। सिर्फ भारत ही नहीं, हम्म, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में देखा जाए तो हर हम्म, जगह है बादल का, जो हमारे फटे हुए बादल है, आसमान है, बारिश है, उनका जो सैलाब उबर रहा है एक जैसा हम्म, है पूरे के पूरे विश्व में। तो कोरोना जी ने तो मारा जो मारा, ये आंधी तूफान बारिश ये और मार रहे हैं। यानी कि ऐसा लगता मैम, है कि कहीं ना कहीं मानव जाति बिल्कुल संकट में घिरी हुई है। जी देखिए मैम, संजय जी। जो जो नेचर है उससे तो कोई लड़ नहीं सकता, ठीक है। बिल्कुल नहीं रही लड़ बात सकते। रही बात कोरोना काल की, तो हमारी गवर्नमेंट जितना कर सकती थी, जितना अवेयर कर सकती थी उतना किया। लेकिन कुछ जी मनचले ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमारा कुछ होने वाला ही नहीं है, कोरोना हमारे लिए नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि हंसी की बात ये थी कि उस समय मैं देख रहा था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो बोलते हैं कि कोरोना सिर्फ हिंदुओं के लिए है, और हिंदू बोलते हैं कि कोरोना काल सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। यार मुझे ये समझ में नहीं आती कि रातों रात या तो अल्लाह और भगवान उनके सपनों में आके कह के गए थे, या वो रातों रात ऊपर जाके उनसे पूछ कर आए थे। बिल्कुल। अवेयरनेस की कमी है मैम, एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि जो मोदी साहब ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था, और उस समय जो कोरोना संक्रमित लोगों की जो क्वांटिटी थी वो काफी कम थी। अगर वो 21 डेज का जो 21 डेज का जो लॉकडाउन है, अगर वो उनको एकदम कड़क तौर से अगर उनका पालन कर लेते, तो मेरे हिसाब से कोरोना जो है वो 21 डेज में ही खत्म हो जाता। अगर हर एक भारतीय नागरिक, हर एक हिंदुस्तान बिल्कुल वासी, हर एक इंडियन अगर गवर्नमेंट की बात को पूरी तरह सुनता, उनकी बात को मानता, घर में रहता, मास्क लगाता, सैनिटाइजर हैंड वॉश करता रहता, और उनके नियम कायदे से चलता, मैं मुझे नहीं लगता कि उसको इतना टाइम लगता खत्म होने के लिए। क्योंकि वो स्टार्टिंग ही थी, स्टार्टिंग में ही उन्होंने रोकने की बहुत सारी। अब मैम गवर्नमेंट कह सकती है, कर सकती है, पुलिस वाले अगर किसी को डंडा मारते तो उल्टा वो पुलिस वालों को मारना स्टार्ट कर दिया। अरे तो पुलिस वाले को कोई मेडल थोड़ी मिलने वाला है। आपको अगर वो मार रहा है तो वो अपनी जान को जोखिम में रखे वो रोड पे उतर रहा है, आपकी सेफ्टी के लिए वो काम कर रहा है। आप नहीं मान रहे हो तो दो डंडे उसने मार दिए, उल्टा आप उसको मारना चालू कर दिया। ये मेरे को समझ में नहीं आता सर, है, ऐसा क्यों वो भाई, समय उसको कोई तो मेडल कुछ थोड़ी मिल रहा
बिल्कुल, बिल्कुल। ये मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने तो कुछ ऐसा ही समय था कि कोई किसी को समझने को तैयार नहीं, परिस्थिति को हाँ। समझने को तैयार नहीं और बहुत सारे सही फैसले भी हुए हैं, तो गलत भी हुए हैं और अच्छा मैम, उस एक उस चीज मैंने और देखी है उसमें कि जो लोग बोला करते थे कि यार, अगर कोई भी बोलते थे यार तू आजकल मिलता बिलता नहीं मिला, अरे यार क्या बात कर रहा है, सांस लेने का टाइम नहीं मेरे भाई, ऑफिस में इतना हाँ, काम है, ये है वो है, ये घर वालों को, अच्छा घर वाले यार, बीवी नाराज किसको, अरे यार वो बोलती है टाइम ही नहीं देते हो, काम है ये वो ऐसा वैसे ये। अब जब कोरोना काल में उनको बोला जा रहा है घर पे बैठ जाओ भाई, तो उनको सारे काम याद आ रहे हैं, मेरी मीटिंग थी, उससे मिलना था, उससे मिलना था, उससे मिलना था। अरे जब आपको गवर्नमेंट बोली घर में बैठ जाओ, घर में बैठ के जब आप काम कर सकते हो तो आपको सारे काम याद आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। जब कहते हैं काम, ना जब बोला गया था कि घर पे बैठो तो बोलते टाइम नहीं है, अब टाइम है तो बोल रहे हो कि घर पे नहीं बैठा जा रहा है, तो ये क्या है मतलब, भाई आपकी सर सेफ्टी के लिए तो है। सर जी आपको बोलिए। पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई होती है तो उसमें 2 तरह के कनेक्शन होते हैं, प्लस और माइनस। जी तो ज़िंदगी और समाज भी ये प्लस माइनस से चलता है। हम जो भी कुछ कहेंगे, कई लोगों ने एक कसम खाई होती है या वो भगवान का उनको वरदान होता है कि वो हमेशा उल्टी ही बात करेंगे, नेगेटिव ही बात करेंगे, जी पॉजिटिव वो कर ही नहीं जी सकते। बिल्कुल। तो जी वो बिल्कुल। वो क्या होता है, जिन लोगों को पहले कहते थे घर में बैठो, तो वो भागते थे। अब जिनको कहा है कि तुम भागो, अब वो घर में बैठे हुए हैं। तो घर में हमेशा बैठे हैं। नेगेटिविटी तो चली रहती है। और आपको एक बात बताना चाहूँगी सर इसी मंच के माध्यम से कि हम्म। हमारी ये कौन सुनेगा कलाकारों की पुकार मैंने जब ये मुहिम छेड़ी है बेबाक परिवार के साथ में, तो मैंने भी मतलब एक ग्रुप तैयार किया कला जागृति संघ, कि उसमें मैंने जी ये कहा बहुत मैं किसी से बढ़िया। ₹1 नहीं ले रही हूँ, किसी से भी पैसे हम्म। नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे बेबाक परिवार से मिल रहा है सहायता और इनका साथ है एनएस पांचाल जी का। तो आप लोग निःशुल्क मेरे साथ जुड़े, मैं कोई यूनियन नहीं बना रही, कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन मैंने तैयार नहीं की, सिर्फ मैं जो कला जगत से बेरोजगार हो गए लोग उनको एकत्रित करना चाहती हूँ, एक अम्ब्रेला के नीचे लाना चाहती हूँ, ताकि उनके जी लिए हम लोग कुछ ना कुछ राहत योजना ला सके। तो आपको सर मैं बताना चाहूंगी कि कल हम मुझसे मैं जब यहाँ लाइव से फ्री हुई और मैंने जब व्हाट्सएप मैसेज चेक करने शुरू किए कि कितने लोग आ गए या किसी का कोई सवाल जवाब हो तो देखे, तो एक मतलब झांकी करता थे जो कि अलवर से है, वो मुझसे कहने लगे कि तुम एडमिन सुबह से हमें जवाब नहीं दे रहे हो, हम लोग पूछ रहे हैं ये क्यों बनाया क्या बनाया, तब मैंने उसे अपना क्लियर करा विजन कि हम लोगों का ये विजन ये उद्देश्य लेकर हमने इस ग्रुप को बनाया है। तो वो कहने लगे कि तुम चारों एडमिन जो 4 एडमिन बने हो ना अपनी आईडी दो। मैंने भाई जब हम वहाँ आईडी भेजेंगे ना आपकी लेके तो हमारी आईडी भी उसके साथ जाएगी, सिर्फ आपकी आईडी नहीं ली जा रही, अभी तो सिर्फ नाम संतोष जी। काम और आपका एड्रेस ये लिया जा रहा है। जी पांचाल जी। देखिए। जी नमस्कार और जी सभी को मेरा जय हिंद नमस्कार वंदे सर। मातरम। क्या बात है सर, आज और बेबाक को पवन जी घुमा रहे हैं आप गाड़ी में। अजी, हाँ तो बेबाक घूम रहा है गाड़ी में, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं अरे दिल्ली जा वाह रहा सर, हूँ। हम भी सफर ऑनलाइन हम भी और सफर कर रहे हैं आपके साथ। ये सर सुन कलाकारों पा का रहे हैं मुद्दा हमें? है, मैंने वायदा। जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी। ये तो कलाकारों का सर कल मुद्दा है, की उसके बात लिए मैं ही मैं बता रही दिल्ली थी। जा रहा हूँ। और अच्छा अच्छा, पवन जी जुड़े बिल्कुल हुए सर। थे हमारे बीच में। जी जी जी। पवन जी कंटिन्यू। अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, उसी नहीं मुद्दे अभी को बढ़ा कंटिन्यू। रही थी जी मैं। जी तो कंटिन्यू मैम रखिए। एक बार मैं एक बार, मैम आपका नाम जी मैं दोबारा जानना चाहूंगा, आपका नाम एक बार प्लीज बता दीजिए मुझे। मेरा नाम संतोष है, मैं जयपुर से हूँ। जी एंकर संतोष मैम, मैं संतोष आपसे जयपुर से। जी संतोष जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जी ये जो बेरोजगारी वाला सीन है या एक्टर परेशान हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ मैम कि अगर कोई बंदा अपने पास इतनी सेविंग भी ना कर पाए, इतने काम इतने सालों से काम करने के बाद भी कि वो 2 दिन आई मीन कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने घर पे बैठ के सरवाइव कर पाए, तो मैम मुझे नहीं लगता कि वो बंदा ने मतलब या किसी भी आदमी ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है कि वो घर पे बैठ के, मैम ये सब बोलने की बात है। अच्छा मेरे को सब सब छोड़िए, आप मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए कि जब संजय सरकार भाई, ने संजय भाई, दारू के संजय भाई, ठेके खोले थे। मैं संजय भाई, जी संजय भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी बोलिए सर। देखिए, जो ये सवाल किया ना आपने कि 3 महीने 4 महीने जो बैठ के नहीं खा सकता, इतने सालों में नहीं कमाया इंसान ने। हम्म। बड़े बड़े पैसे वालों के, बड़े बड़े शौक वालों की हालत ये है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की यह हालत है। और मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, सरकार सरकार सदियों से चलती आ रही है, वो भी ये बोलती है कि हमारे घाटा हो गया इस कोरोना काल में,
और इसके लिए दारू को खोलना पड़ेगा और दारू को खोला गया है। संजय जी सुन पा रहे मेरी बात को? और जो जी, जो जी, अभी सर, कमाने वाली बात हुई कलाकारों की, और कलाकारों की हाँ, कमाने वाली बात हुई कि आज हाँ, आज आज इस रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान इतना ही कमा पाता है, इतने ही खर्चे होते हैं जी। सर मैं आपको संजय बता जी, देता हूँ, देखो जो स्ट्रगल कर रहे हैं मैं उन एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एस्टेब्लिश एक्टर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दो तीन स्टैब्लिश महीने की के तो अंदर बात तो हम भी नहीं कर रहे सर। तो स्टैब्लिश मैम की बात चांस हम भी दिया, नहीं कर रहे। मैम चांस दिया गया था ना। आप अपने घर चले जाओ ना, किसने बोला आपको बॉम्बे में? मैम किसने बोला इस टाइम सर के अंदर, किसने बोला कि आप बॉम्बे में आप अपना स्टैंड लो? आप सर घर जाओ ना। बॉम्बे की बात नहीं है, होम टाउन जाने के बाद भी होम पर भी पैसों की बरसात तो नहीं होती ना सर। संजय जी, आप मैम मैं अभी आपको एक चीज यथार्थ बता संजय दूं। जी, जी, संजय संजय जी, जी, होम संजय जी टाउन पे भी, जी, जी, अगर होम टाउन पे भी जाएगा कोई कलाकार, अगर होम टाउन पे भी जाएगा कलाकार, लेकिन पेट तो वहां पे भी लगा हुआ है सर, भूख तो वहां पे भी लगती है सर। घर में जाने के बाद में उसका ऑपरेशन नहीं हो जाता भूख का, या घर में बैठने के बाद में ऑपरेशन हो जाता भूख का संजय जी। सर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, आप भूख बड़े तो ध्यान से लगती ही मेरी, लगती है, सर आप मेरी हर बात, इंसान जी को बिल्कुल सर, सर बिल्कुल सर, भूख लगती है। मैं आपको बड़ी शांति से आपको इस जी जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब देना चाहूंगा। सर पहली बात तो ऐसे है कि कोई भी जी बंदा जब अपने स्वागत है। घर से आता है ना, जब अपने घर से आता है तो एकदम से ऐसा तो नहीं कि आते के साथ ही उसको लीड रोल मिल जाएगा, सेकंड लीड रोल मिल जाएगा, कंटिन्यूटी कोई शो मिल जाएगा, कोई धड़ल्ले से लाखों रुपए कमाने लग जाएगा, राइट? स्ट्रगल उसको भी करना पड़ता है, जी ठीक है। अगर जी स्वागत है उसके घर जी वालों की परिस्थिति इस लायक नहीं है कि वो उसको बॉम्बे भेज सके या वो बॉम्बे का खर्चा अफोर्ड कर सके, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि पहले उसको अपनी नींव, जो उसके घर का जो पैराग्राफ है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। चाहे वो जॉब करके बनाए, चाहे वो जॉब करके सेविंग करके बनावे, अपने घर वालों को देकर आवे। मैम ये बात तो सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हो कि जो इंडस्ट्री वो है पैसे वालों की। जो मध्यम संजय जी, वर्ग के जो लोग होते हैं, संजय जो, जी, हाँ जी बोलिए संजय सर, जी, बताइए सर। संजय जी, जीता जी, जागता मैं उदाहरण हूँ, जीता जी जागता बताइए मैं सर, कैसे? अच्छी थी। और मुंबई में 1 रुपया मैं 1 रुपया लेके नहीं आया सर मुंबई में, और आप लोगों की दुआ से, आपके दुआ से आज अच्छा ढंग से है। और यही है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो अपनी किस्मत लेके आता है, ये नहीं कि वो बड़े घर में होगा, वो बड़ा होने के बाद में बड़ा बनता है सर, वो बड़ा होने के बाद उसकी किस्मत लेके आता है सर। सर मुंबई में सही किस्मत बनेगी सर, बिल्कुल बगैर पैसे वाले लोग भी मुंबई में आ सकते हैं सर, और उसका जीता जागता सबूत सर मैं हूँ सर मुंबई में आप जी आइए, मुंबई किसी की नहीं है, ना मेरी है, ना आपकी है, ना बड़े बड़े शाहरुख खान सलमान खान, किसी की बॉम्बे नहीं है। बॉम्बे सबका जी स्वागत करती है, आप आइए, रुकिए, अपना किस्मत आजमाइए। लेकिन जब बात ये आ जी जाए कि घर में खाने की पैसे ना हो, तो सर मेरा पर्सनली राय ये है कि वो बॉम्बे ना आए। अपना जहां पे अपने घर पे, सर आने के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं पहले अपने जी आप को मजबूत करें फाइनेंशियली, अपने घर वालों को स्टैब्लिश करके आए, ताकि अगर उनका बॉम्बे जी आने के बाद भी कुछ होता नहीं है तो वो घर पे कम से कम उसके जी जो माँ बाप है भूखे तो ना मरे। कम से कम वो यहाँ पे आके बड़ा जी पाव खा के वही अपने स्टेशनों पे सोए तो ना, कम से कम। देखिए संजय जी, देखिए कई लोगों, संजय जी, संजय जी संजय जी अभी आपसे एक बात सुन कहना रही है चाहूंगी। सर जी, पांचाल जी, मैं इनसे बात थोड़ा सा कहना चाहूंगी। आपने जिंदगी के एक पहलू को देखा है, दूसरे पहलू अभी आपसे अनभिज्ञ है, आपसे छुपा हुआ है, और दूसरा पहलू हम आपको उजागर करना चाहेंगे। आपको बताना चाहेंगे, सिर्फ हम आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहे या बॉलीवुड में आने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहेंगे, आपको पता है कि हमारा बिहार हो, उड़ीसा हो, कोई भी हो, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने राज्य में नहीं कमा पाते और घर में हालत बुरी होती है, तो वो जगह छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां चाहे पतासी का ठेला लगा लें, चाहे सब्जी बेच लें, चाहे मजदूरी कर लें, और वो करके वो अपने घर को पैसा भेजते हैं। आपको ये बात बताना और चाहूंगी वो क्योंकि मैं जी जी बिल्कुल जी 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 जमीन से समझ रहा हूँ। जुड़ी हुई हूँ, और बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं छोटे बड़े सभी लोगों से मिलती जुलती रहती हूँ, तो मुझे यथार्थ की पता है कि यथार्थ क्या चीज है। और आपको बताना चाहेंगे, हमारे बिहार से बहुत सारे लोग जयपुर में हैं, और आप जगह जगह गोलगप्पे खाने के लिए खड़े हुए होंगे, कहीं पता चलेगा आपको भिंड मुरैना दतिया, और ये बिहार से आकर वो पतासियां बेचते हैं। सर क्या बिहार में लोग पतासी नहीं खाते होंगे? खाते हैं, लेकिन उनको अच्छा पैसा जयपुर में मिलता है, तो वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा करने के लिए पतासी बेचने के लिए जयपुर आ जाते हैं सर।
और कई लोग हैं अपनी फाइनेंशियल स्थिति मैडम खराब होने की मैडम मैं वजह से आपको परिवार बता दूं, छोड़कर बाहर जाते हैं। आप मैडम कह मैं रहे हैं आपको कि घर बता को दूं। पहले मजबूत बना के जी, बाहर निकले, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं मैडम मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पताशी के ठेले बेचने वाले हैं ना, जो चाट पपड़ी के ठेले लगाते हैं या फिर जो भी आपकी पताशी के जो ठेले लगाते हैं, मैडम जी उनके घर पे मैंने 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी होती हुई देखी है। हाँ, तो वो आपको पतासियों पता से है? ही इकट्ठे करते हैं, तो पतासियों से ही करते हैं सर। जो आदमी 4 व्हीलर मेंटेन कर सकता है वो आदमी सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? सर आप समझ ही नहीं रहे तो बात संजय जी को। क्या आपका स्टार्टिंग कहना है फोर कि सिर्फ व्हीलर पानी नहीं की आती वजह से उनके बेचे? पास में। हाँ, नहीं नहीं स्टार्टिंग सर, फोर व्हीलर नहीं आती, जिसका स्टार्टिंग फोर सर, व्हीलर नहीं आती, अच्छा बहुत उन्हें अच्छा पापड़ ठीक है बेलने पड़ते हैं। मैडम, मैडम ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जैसे आपने बोला ठीक है, पताजी के ठेले वाले बिल्कुल लो कैटेगरी वाले बंदे, लो कैटेगरी वाले लोग जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनकी बात कर रहे हो ना, जिनकी रोज कमाई है रोज खाना है, रोज कमाई है रोज खाना है, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ने मैम उनको खाने की जो सुविधा है वो भी प्रोवाइड करवाई थी ना पांचल सर सर नहीं मैम। समझ पा बहुत रहे सारे जो बात लोग हम बता रहे हैं। किनको आ मैम जब गवर्नमेंट ने किनको दारू के सर ठेके किनको? खोले थे तो वही लो कैटेगरी के लोग लाइनों से खड़े हुए थे, आपने देखा हो तो लाइनों सर से खड़े हुए सर थे मैम। दारू मैं पीने आपको के पैसे बताऊं आ सर, सकते उनके पास। हकीकत जो जिंदगी है वो मैं आपको बताना चाहूंगी सर। गवर्नमेंट ने खाने के लिए संजय दिया, लेकिन उसमें पता है जो बिल्कुल लो क्लास के, मतलब मैं गिरा हुआ किसी को नहीं कहना चाहूंगी, बाकी वो लोग जिन्हें मतलब क्या कहूँ सर, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गया, किसी को मैं हाँ ठीक गिराना है। नहीं चाहती। वो लेवल जी, किसी को लेवल गिराना बनाया नहीं होगा चाहती, गवर्नमेंट ने, लेकिन सर वो हर लेवल कोई गवर्नमेंट ने लाइन में बनाया खड़ा होगा। होके, बिल्कुल जी उस लेवल के लोग ही जाकर लाइन में खड़े होकर ले सके। लेकिन जो एक मतलब आपको मैं बताना चाहूंगी, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो स्टेज के आर्टिस्ट होते हैं, जिनको पब्लिक एक सम्मान के रूप में देखती है, आज उनके घर में भी भूखमरी है, लेकिन वो उस लाइन में खड़े होकर नहीं ले सकते अपने परिवार के लिए। उनकी मजबूरी है सर कि वो उन लोगों की लाइन संतोष में जी कैसे पवन खड़े जी होकर जुड़े अपने हुए घर के लिए हैं, ले लें। जी मैडम पवन जी जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी तरफ भी आप रुख हाँ हाँ, कीजिए। बिल्कुल मैं पवन जी, समझ बहुत सकता बहुत हमारे हूँ। स्वागत उर्मिला है जी बेबाक परिवार में आपका। की नमस्कार पवन जी। पवन जी पवन जी जी नमस्ते। आप सभी काफी, का हार्दिक हेलो। पवन जी आप काफी दूर बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा, तो शायद फ्रेम में आप बहुत कम आ रहे हैं, या तो नजदीक आ जी जाइए हाँ थोड़ा कैमरे का सा। रोटेशन ऑन कर लीजिए, क्या कैमरे का अब आ रहे हैं सर? सर जी कैमरे का आ रहे रोटेशन हैं। कैमरे ऑन का करके रोटेशन मोबाइल ऑन कर तिरछा लीजिए। कीजिए। पवन जी जी मोबाइल तिरछा कीजिए और रोटेशन ऑन करके मोबाइल तिरछा कीजिए। चलिए तब तक पवन जी हम सुन उर्मिला पा जी रहे का हैं? रुख करते हैं। हम जी सुन बिल्कुल रहे हैं, सर, आप जी आपको लोग अपना हमें सुन रहे हैं? जी संतोष सुन जी पा मैं रहे आप हैं। लोग आपकी हमें बात सुन का रहे हैं जवाब सर? देना चाहूंगा कि जो मिडिल फैमिली हेलो। वाले हैं, जो जी अपना क्लास भी मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी भूख भी मिटाना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है, आप ये बात कर रही जी जी हैं? हेलो। मैडम आपको जी, मैडम आपको हेलो। एक बात जी बता देता हूँ। हेलो जी हम्म, पवन जी, आवाज आ हाँ रही है हाँ आपको? हाँ हमको आ रही है, मैडम मैं आपको आ आपको रही है? सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ कि शर्म और हया तब तक ही रहती है जब आदमी की जेब गर्म होती है, जब ये थोड़ा बहुत सर राशन इसी बात वाशन पे बचा होता है, जब घर संजय में जी इसी बात बच्चे पे एक रोते मैसेज हैं, आया है। बिलखते हैं ना। हाँ संजय जी सर, आपकी जब इस घर पे में, आया है। हाँ मेरे सर एक बार सर दिनेश मैं आपकी शर्मा बात जी का। कंप्लीट कर लूं कि जब बच्चे रोते बिलखते हैं ना मैडम, जब भूख लगती है ना, तो आदमी अपना स्टेटस नहीं देखता है। पहली बात, वो लकी लाइन में खड़ा हो जाएगा, वो खड़ा होगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। आदमी अपना स्टेटस तभी देखता है जब उसकी जेब गर्म होती है मैडम। उसको लगता है कि आज शर्म करेगा, कल शर्म करेगा, परसों जब जब चिपक जाएगा ना पेट और घर वाले बेहोश होना स्टार्ट कर देंगे ना, सारे स्टेटस छोड़ के भागेगा वहां पे। अरे तो मीडिया वाले खड़े हैं, शर्म किस बात की है मैडम? मरने से तो बढ़िया है ना कि अपने परिवार को जिंदा रख ले, अपना स्टेटस मेंटेन कर ले, अपने परिवार वालों को मार दो। क्या करना चाहोगे? मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलो मैडम, अगर आपके घर में अगर भगवान ना बिल्कुल करे ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो आप अपने स्टेटस देखोगे कि अपने परिवार को जिंदा रखोगे? बताओ आप क्या सर, करोगे? मैं तो अपने परिवार इसी को श्रृंखला देखता हूँ में भाई। सर इसी श्रृंखला में कुछ लोग हैं जो फांसी के फंदे को गले लगा लेते हैं। तो वो कमजोर लोग हैं मैडम, वो कमजोर लोग हैं। बस मैं इसको अप्रिशिएट थोड़ी करता हूँ, वो कमजोर लोग हैं। जो आदमी तो हम परिस्थितियों से चाहते डर के हैं, एक ही सॉल्यूशन हम दिखता है कि वो फांसी का फंदा लगा ले, वो कमजोर लोग हैं मैडम। उनके बारे में बात ही तो क्या हम करनी है, यही बताओ। चाहते हैं कि सर जो लोग एक मेहनत के द्वारा अपनी पहचान बना के, एक इतनी मेहनत से उन्होंने अपनी इज्जत बनाई है, तो वो लोग ऐसे हाँ कमजोर ना हो कि उन्हें फांसी का फंदा अपने गले लगाना पड़े या बेशर्मी त्याग कर अपने सारी मेहनत को वो मिट्टी में करना पड़े।
और इसीलिए हम उन बिल्कुल कलाकारों से गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए। और यहाँ ना तो किसी को शर्मसार होना पड़ेगा, ना फांसी का फंदा लगाना पड़ेगा, बल्कि जब सारे लोग मिलकर कहते, आपको पता होगा सर, एक चींटी बहुत छोटी सी होती है, मगर जब बहुत सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती है ना, तो एक मिठाई का ढेला उठा ले जाती जी हैं। वो हम प्रमाण या वो वाला यहाँ पर हम एक जी बोलिए सर, इतिहास सुन रहा हूँ रखना मैं। चाहते हैं सर। जी पांचाल जी, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि देखिए, जी पढ़िएगा संतोष जी, बिल्कुल। दिनेश शर्मा जी लिख रहे हैं, किसी को मजा नहीं आता घर छोड़ने में, पेट छुड़ाता है, और उनकी बराबरी मेहनत करके देखो तो पता चलेगा। जी जी मैं सर, जी जी आप गए थे देखने के लिए कि वही इंसान गए थे दारू की लाइन में? वो ये पूछ रहे हैं दिनेश जी कि सर आप गए थे क्या देखने के लिए कि वही इंसान गए हैं दारू की लाइन में जो घर में देखिए पड़े हुए देखिए हैं? जो दारू की लाइन में लगे होंगे, देखिए जो दारू की लाइन में लगे होंगे, उनका ये मैसेज तो आ नहीं सकता। और जो ये मैसेज मुझे कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली उनको भी बोल नहीं रहा हूँ ये चीजें, तो वो अपने पे ना लें इस चीजों को। देखिए मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर मैं किसी को मार्क नहीं कर रहा हूँ कि ये बंदा गया था, वो बंदा गया था, ये बंदा गया था। मैडम मेरा बोलना सिर्फ इतना सा है कि जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती है ना, तो सारा स्टेटस धरा का धरा रह जाता है मैडम, कुछ काम नहीं आता है। सबसे पहले आदमी अपनी जी भूख मिटाता है, अपने परिवार को जिंदा देखता है। एक बात बताओ, अगर अगर कभी सुनामी आ जाएगी और आपने 10 करोड़ का या 20 करोड़ का, या जो भी आपने बंगला बना रखा है, तो आप अपना स्टेटस छोड़ उस बंगले में खड़े रहोगे कि अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागोगे? उस भागते समय आप ही नहीं देखोगे मेरे बगल में मजदूर भाग रहा है, या रोड छाप भाग रहा है, या फिर एक मुची भाग रहा है, या फिर घर बनाने वाला भाग रहा है, आप भागोगे अपनी जान बचाने के लिए। तो सर मैं अब आप आपसे एक कुछ घर की सवाल टेरेस करना पे खड़े होकर चाहूंगी। थोड़ी। जी सर बोलिए। आपने भागने के लिए बात कही, आपने भागने के लिए बात कही, आपने बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, आपने सब कुछ बना रखा है, तो आपने क्या इतना सा नहीं बनाया कि उस जब वो बाढ़ का पानी वो आया तो आप ही एरोप्लेन लगा के उड़ जाते? भागने की क्या जरूरत पड़ती? मैडम एरोप्लेन आज मेरे को बता दीजिए कि आप एक मेरे को एक बार बता दीजिए कि अगर कोई आदमी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 संतोष करोड़ जी, 20 करोड़ की करता, मैं आपको ये पूछना चाहता संजय हूँ कि जी, एरोप्लेन। जी जी बताइए, संजय जी किन किन के घर में? जी मेरी बात सुनिए। अब जो आप जी बातें बताइए। हमें बता रहे थे, बिल्कुल आपकी बात हमने सुनी, सभी कुछ ध्यान से सुना, और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अभी आप एक बहुत बड़े वर्ग से अनजान हैं। आप बहुत बड़े वर्ग, हमारा जो भारत का बहुत बड़ा वर्ग है, उसे नहीं पहचान पा रहे हैं कि उनकी समस्या क्या है, मूल समस्या क्या है। और मुझे जहां तक लग रहा है, आप मतलब मुझे गलत ना समझिएगा, हम्म। जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती थी, उन कहानियों की दुनिया में अभी तक आप रहे हैं और उन्हीं बातों छोटे को कर मंच रहे हैं, के जो यथार्थ की कलाकार हैं, तरह, भजन भजन करने यथार्थ वाले की तरह। जी बिल्कुल, जी पढ़िए सर पढ़िए। संजय जी, संजय जी, फिल्मी कलाकारों की फिल्मी बात नहीं कलाकारों है, की बात नहीं, छोटे मंच के जो छोटे मंच कलाकार के है, जो भजन कलाकार करने हैं, वाले, इंस्ट्रूमेंट करने वाले, अपनी इंस्ट्रूमेंट वाले, इनकी प्रॉब्लम है। जी। सर मैं बता मैम रही हूँ आपको मेरा कि कहना सिर्फ इतना ही है, मैम मेरी बात सुनिए कि देखिए, अब मैं क्या बोलूं, अगर मैं कुछ बोलूंगा आपको लगेगा कि फिल्मी बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैम आप नहीं अपने नहीं, ऐसी बात आप नहीं है को सर, हम भी चाहते हैं सर, इस हमारा तरह भी यही तैयार। चाहना है कि आप आए हैं तो एक इस वर्ग से भी आपका परिचय हो, आप पहचान पाए कि हमारे भारत में ऐसा परिवार भी है, ऐसे लोग भी हैं जो इस मुसीबत, अभी जैसे वही वाली बात है कि मतलब कहीं बाढ़ आई हुई है और हमारे मंत्री जी हैं तो हेलीकॉप्टर से सर्वे करके आ गए, और बड़े बड़े न्यूज़ों में बताया जा रहा है कि हमारे वो मंत्री गए, वो उन्होंने देखा, बाढ़ पीड़ितों को देखा। अरे तुम बाढ़ में उतर के देखते तो पीड़ा पता चलती है, हेलीकॉप्टर से कौन सी पीड़ा पता चलेगी आपको? मैडम बाढ़ की पीड़ा को दूर करने वाला ही अगर बाढ़ में उतर जाएगा, तो पीड़ा दूर कौन करेगा, ये बताइए मुझे। भाई साहब, पीड़ा दूर कोई भी नहीं करता है। जहर जहर को जानने के लिए जहर चखना जरूरी थोड़ी है। जब हद उसको हो गई पता है कि आपकी। बाढ़ आ चुकी है, लोग बाग मर रहे हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन निकालेगा ना। जरूरी थोड़ी कि वो, देखिए मैम हर इंसान सॉल्यूशन हर नहीं काम के लिए नहीं निकाला बना। जा रहा है, सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है, तभी तो ये सारी मैम समस्याएं खड़ी हो रही है। मैम मेरी आज बात आज सुनिए, आप सर, मानता हूं अब मैं। आपकी बात नहीं नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए। आज आपको संजय पता है जी, कि हमारे संजय जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जी ने, संजय जी, जी संजय पांचाल जी प्लीज, जी, जी पांचाल जी एक बार, अब हमारे मोदी जी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट निकाली थी, कम से कम शायद मेरे ख्याल से 25-26 लोग थे कि ये कैटेगरी के लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता दी जाएगी। उस पूरी कैटेगरी के अंदर हमारे कलाकारों की कैटेगरी नहीं आती। जो इस युद्ध को लड़ रहे हैं वो जानते हैं कि क्या क्या सामना करना पड़ता है। आपको मैं बताना चाहूंगी, विभिन्न क्षेत्रों से लोग सरकार में गए हैं,
मांग करने के लिए कि प्लीज आप लोगों की सहायता कर रहे हैं तो हमारी भी करो। जहां ये कह दिया जाता है कि हम सिंगर हैं, म्यूजिशियन है, या हमारे पास साउंड सिस्टम है, हम डायरेक्टर हैं, हम ये है वो है, तो सर आपको बताना चाहूंगी कि सारे मंत्रालय के लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्लीज आप यहाँ से जाइए, क्योंकि आपके लिए हमारे पास कोई राहत योजना नहीं है, आप सरकार की किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये बताइए कि क्या कलाकार सरकारी में नहीं आते हैं? एक मिनट मैम, सोनू पंजाबी जी का मैसेज आया, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। जी बिल्कुल पढ़िए। गोपी संजय जी, कलाकार किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि 6 महीने से घर बैठे हैं, आगे भी शायद 6 महीने घर बैठना है। छोटे कलाकार इतनी पूंजी नहीं कमाते हैं, ये आप लोग नहीं समझेंगे। जी सोनू जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ सर। देखिए सर, क्या होता है ना कि पहली बात तो ये सोनू जी कि परिस्थितियों को हैंडल करने की ताकत इंसान में होनी चाहिए। आप मुझे क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बात ऐसी कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। जब आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं होने वाली है, अगले 6 महीने में इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं होने वाली है, तो सर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अगले 6 महीने तक हम घर पे बैठे रहेंगे, ये इंतजार करते रहेंगे हमारी इंडस्ट्री जब खुलेगी साहब हम तो तभी काम करेंगे, हम काम ही नहीं करेंगे। सर ये तो कोई बात, ये तो वही होगी कि मुसीबत को सामने से आप खुद इनवाइट कर रहे हो सर, और फिर बोल रहे हो हमारे पास मुसीबतें आ रही है। मैडम मैं आपको वही चीज, आप बोल रहे हो कि आप मध्यम वर्गीय या नीचे मैं सबसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे सब पता है, मैं जानता हूं। और मैं आपको क्या, मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने इतने काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि मेरे को हर लेवल की नॉलेज है। मुझे पता है कि मुझे पता है कि जो एज एन एक्टर का जो करियर है वो एस्टेब्लिश है नहीं, आज काम है कल नहीं है काम। तो अगर मैं ये बोलूं कि यार आज मेरे पास काम है, चलो ठीक है मैं अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कल काम नहीं होता है तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि यार मेरे पास काम नहीं है और मैं करूंगा नहीं, अब जिंदगी भर मैं मतलब बेरोजगार ही रहूंगा। मैम आदमी को आज के टाइम पे सरवाइव करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए हर इंसान को एक दो जगह 3-4 जगह हाथ पैर चलाने चाहिए। जो सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ नहीं मिले तो मैम देखिए बात ऐसी है कि मैम अगर आपने फिल्म देखी होगी माजिदा माउंटेन, अगर जो इंसान पहाड़ तोड़ सकता है ना, उसके आगे तो ये सब चीजें बेकार है। जो इंसान खुन्नक में आके पहाड़ तोड़ दिया, पहाड़ तोड़ने के बाद एक रास्ता निकाल दिया, तो मैम बिल्कुल सर, संजय जी आपने सही पकड़ा है। बहुत छोटी चीजें लगती है मैम मेरे को सब चीजें। अब आप मेरी बात सुनिए, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। उन्होंने पहाड़ तोड़ा था क्यों? क्योंकि उनके गांव में रास्ता नहीं था हॉस्पिटल तक या शहर तक जाने के लिए, ठीक है। आज हम सारे कलाकार मिलकर वही पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पूरे देश में जितने भी कलाकार हैं उनकी कोई भी कैटेगरी सरकार के पास नहीं है, सरकारी सहायता किसी भी कलाकार को नहीं मिलती है। इसीलिए इस पहाड़ को हम तोड़ना चाहते हैं और हम भी एक रास्ता बना रहे हैं समस्त कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, ताकि आने वाले समय पर जो भी कला क्षेत्र से जुड़े उनके पास ऐसी सरकारी सुविधाएं भी हों कि जब भी, जैसे मान लो एक किसान कार्ड होता है सर, आपको पता होगा, किसान फसल को उगाता है, अगर अच्छा हो गया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फसल उसकी खराब हो जाती है या कोई परेशानी आती है तो किसान कार्ड के माध्यम से वो सरकारी सहायता ले सकता है। ऐसा कलाकारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उनके पास सुविधाएं नहीं है। तो ये पहाड़ हम लोग तोड़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि इस पहाड़ को तोड़ने में आप अपना मार्गदर्शन दे सके तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इसके ऊपर बता देता हूँ कि क्या है ना कि हर एक्टर किसी न किसी फेडरेशन के थ्रू जुड़ा रहता है। जैसे मैं हूँ सिंटा का मेंबर, जो मेरी फेडरेशन है उसका नाम है सिंटा। NS पांचाल सर बहुत बेहतरीन, और ये मैम भी जानती होंगी। जी बिल्कुल, हम भी जानते हैं। हर एक्टर किसी न किसी फेडरेशन से जुड़ा है, और मैम ऐसा नहीं कि इस कोरोना काल के अंदर मेरी फेडरेशन ने काफी हेल्प की है फाइनेंशियली भी। किसी को राशन की जरूरत हो तो ग्रोसरी का सामान भी उन्होंने कूपन वगैरह बांटे थे। एक्चुअली मैं तो अपने होम टाउन में था तो मुझे तो मैसेज आते थे। और मैं आपको ये बात भी बोलना चाहूंगा कि मेरे पास बीइंग ह्यूमन फेडरेशन से भी कुछ अमाउंट आया, अक्षय कुमार की फेडरेशन से भी कुछ अमाउंट आया, उन लोगों ने मुझे भेजा है। मेरी सिंटा फेडरेशन की तरफ से भी मेरे अकाउंट में कुछ अमाउंट आया, तो उन लोगों को मदद कर रहे हैं। और रही बात कोरोना की, तो मैडम मेरे ख्याल से ये कोरोना जो बीमारी है ये फर्स्ट टाइम ही है ये पूरे हिंदुस्तान में, राइट?
पूरे वर्ल्ड में ही आई है फर्स्ट टाइम। जो विपत्तियां आई हैं, जैसे आपने किसानों को लिया, वो एक टाइम पे जब प्रॉब्लम्स आई थी, उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए सरकार ने कुछ नियम निकाले, ठीक है। कोई भूकंप आ जाता है, भूकंप पीड़ितों को सरकार ने उससे सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ नियम कायदे निकाले, राइट। अभी कोरोना एक ऐसे पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक ऐसी बीमारी, ऐसी संक्रमित बीमारी आई है, तो ये तो किसी को थॉट में नहीं था ना कि ये आएगा, आर्टिस्ट बेरोजगार हो जाएगा, लोग बाग फांसी लगा लेंगे। तो सडनली अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इस बीमारी को खत्म करने के लिए पहले प्रयास कर दे, या जो लोग सुसाइड कर रहे हैं पहले उनको बचाने निकल जाए? अच्छा, सुसाइड करने वाले 1 2 3 4 लोग, और कोरोना से मरने वाले हजारों लोग हैं, तो 1000 लोग को पहले बचाएगी? सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी, आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी। अभी जस्ट आपने कहा है कि जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, कई फेडरेशन से हैं आपकी, और सिंटा है, जो मतलब आप उनसे अटैच हो जाते हैं, और इस परेशानी में आप लोगों को उनसे सहयोग मिला है। अब आपके संज्ञान में एक बात मैं लाना चाहूंगी कि जो ओपन मंच के कलाकार हैं, जैसे कि एक सेकंड सर, उर्मिला जी का भी बयान ले लीजिए। उर्मिला जी भी बहुत बिल्कुल 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 सर, उनका लूंगी। पहले संजय जी को एक बात बता दूं कि जो ओपन मंच के, छोटे मंच के लोक कलाकार है, लोक संस्कृति वाले कलाकार हैं, इनकी कोई यूनियन नहीं है, कोई फेडरेशन नहीं है, और ना कोई इनके लिए कोई सिंटा है। कुछ लोगों ने यूनियन बनाई अलग अलग जगह पर, पूरे देश में छोटे छोटे यूनियन बनाई है, लेकिन उन्होंने कलाकारों से जैसे पैसे लिए और पता नहीं क्या क्या किया। और हमारे पास आज कलाकार जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैं पैसे नहीं ले रही किसी से, मैंने किसी को नहीं कहा कि आप 1 रुपए दो, क्योंकि सभी लोग अभी परेशान है, मैं समझ सकती हूँ। तो मेरे पास कई लोगों की कॉल्स आते हैं, बोले मैम हम उस यूनियन में जुड़े, उसको हमने 500 रुपए दिए, उसको हमने 200 दिए, उसको 1000-1500 दिए, लेकिन उन्होंने हमारे कोरोना काल में कोई सहायता नहीं की। और आपको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो ओपन मंच के जो बिना मतलब संगठित लोग हैं, कोई संगठन से जुड़े हुए नहीं है, और ऐसी संगठन हुआ भी नहीं करती थी ओपन कलाकारों में। बॉलीवुड में तो है ही कि मुझे पता है, लेकिन जो हमारे भारत के दूसरे कलाकार हैं, जो ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं या जागरण पार्टी करते हैं, या हमारे लोक सांस्कृतिक कलाकार हैं, ये लोग किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, और जुड़े भी हैं तो उन संगठनों ने इनके साथ कोई फायदा नहीं किया, ना इन्हें कोई लाभ पहुंचाया, ना इन्हें कोई राहत दी है। तो उन लोगों को अब हम संगठित करके, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि आज कोरोना ये पहला ऐसा संयोग सबके जीवन में आया है जो हमने कभी सोचा नहीं था। ना जाने भविष्य में ऐसी फिर कोई परेशानी आ जाए, क्योंकि सभी सुन रहे हैं कि चीन तैयार है पूरे विश्व को खत्म करने के लिए। उसी ने ये वेपन इस्तेमाल किया था, वायरस वेपन, ठीक है। और कोई दूसरा वेपन भी डाल सकता है, कुछ कर सकता है। तो जो कला जगत से जुड़े हुए ओपन वाले लोग हैं, मैं ओपन की बात करूंगी, बॉलीवुड की बात नहीं कर रही, फिल्म वाले या वीडियो वाले की बात नहीं कर रही हूँ। जो ओपन कलाकार है, जैसे अब ढोल वाले हो गए, बैंड वाले हो गए, इनको आप समझ जाइए कि इन तरह के लोगों की मैं बात कर रही हूँ। मैडम मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या लगता है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि थिएटर से इतनी कमाई होती नहीं है कि बंदा अपना परिवार पाल ले। थिएटर वही बंदा करता है जिसको लगन है, जिसको पैशन है कि मुझे काम करना है, राइट। थिएटर से मैडम को इतनी खास इनकम नहीं होती है कि वो बंदा अपना परिवार पाल लेगा। पहली बात तो मैडम आप ये समझ लीजिए कि थिएटर से इतनी कमाई नहीं होती है कि बंदा अपना परिवार पाल ले। थिएटर वही बंदा करेगा जिसमें जुनून होता है, पागलपन होता है कि नहीं ये मैं करूंगा, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट वाले कि जो म्यूजिशियन है, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये बजाते हैं, तो मैडम आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो थिएटर में बजाते होंगे? वो बाहर कभी ऑर्डर नहीं लेते होंगे? मैंने थिएटर का तो कहा ही नहीं, मैं कह रही हूँ स्टेज, ओपन स्टेज प्रोग्राम करते हैं भाई, इनको ज्यादा से ज्यादा 2, 2.5 या 3 हजार रुपए पर डे का मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। हाँ मैडम, ये जो आपने ज्यादा बोल दिया शायद। और वो भी संजय, वो भी मिलता है या नहीं मिलता है, वो भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ वही बता रही, वो भी नहीं। जैसे मुंबई में कलाकारों की हालत, जैसे मुंबई में कलाकारों की हालत है, वही हालत यहाँ पे है। अब NS पांचाल सर, अब ये पांचाल सर की बात पे मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे आपने बोला कि 2-2.5 रुपए मिलते हैं, सर ने बोला कि वो भी मिलते हैं नहीं मिलते पता नहीं है। अब ऐसे काम के ऊपर कौन डिपेंड रहता है कि उसमें पैसे मिलते हैं नहीं मिलते हैं? आपको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें पैसे नहीं है, मिलेंगे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब मैडम अब आप कहेंगे कि ये काम बंद हो गया, तो वो पहले भी उस पर सर्वाइव नहीं थे, पहले भी उस पर डिपेंड नहीं थे। अब आप कोरोना आ जाता, अब वो सर बोल रहे हैं कि पैसे नहीं मिलते। मैडम या तो आप मेरी बात सुनिए, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ओपन मंच की कलाकार हूँ, मैं एंकर हूँ, और मैं खुद भी मतलब ग्रुप चलाती हूँ अपना, कई जगह में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ।
तो पूरा सिस्टम में लेके जाती हूँ, साउंड विद साउंड वगैरह, मतलब म्यूजिशियन, सिंगर, दरबार, झांकी, साउंड, ये सारा सब कुछ मैं लेके जाती हूँ और मैं देती हूँ अपने ग्रुप में लोगों को 2-2 हजार रुपए पर डे का देती हूँ, एक नाइट का मैं देती हूँ सर, ऐसी बात नहीं है। जी लेकिन तब देते हैं ना जब हमारे पास प्रोग्राम आते हैं, अब हमारे पास प्रोग्राम ही नहीं है तो हम कहाँ से देंगे किसी को। पहले तो हमारे रेगुलर एडवांस, आपको मैं ये बता देना चाहूंगा, आप कहते हैं ना सर्वाइव नहीं करना पड़ता था हमें, मैडम, मैं हमारे आपको 6-6 सबसे महीने पहले पहले तो प्रोग्राम बुक हो जाते थे। मैम मेरी बात सर सुनिए, मैं आपको मैं आपको बताना सबसे बहुत चाहूंगी, समय हो गया 6 है। महीने और पहले अभी हमारे बिल्कुल पास करते डेट आ हैं जाती थी। उर्मिला जी की मैम तरफ जी। और मैम मेरी लास्ट बात मैम मेरी लास्ट बात यह है कि मैं अपनी जिंदगी में मानता हूं कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। किसी की चीज पे भरोसे मत बैठिए। जो आपको जिस टाइम पे सही लगता है वो तुरंत आप एक्शन लीजिए। तो सर देखिए वही मैडम तो क्या हमने होता है ना एक्शन लिया है, वही तो एक्शन हमने लिया है यहाँ मैडम बेबाक हमने बॉलीवुड खबरों में। बॉम्बे में जी बॉम्बे यहाँ में भी पर मैम देखिए, जी खाने पीने की तो आप टेंशन ना कीजिए, क्योंकि खाने पीने का सवाल है कि हमने भी जितना हमसे मदद हो पाई हमने भी अपने दोस्तों के ग्रुप बना के हमने हेल्प की। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। मैं जयपुर में भी मेरी फैमिली ने भी कुछ लोगों की हेल्प की, जितना हमसे बन पाया हमने किया। तो हर लोग, सब लोग अपना 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 कुछ ना कुछ जितना जो हेल्प कर सकते हैं सब लोगों ने उनकी हेल्प की। आप सोनू सूद की बात कर लो, बॉम्बे के अंदर इतने सारे लोग फंसे पड़े थे। ठीक है, गवर्नमेंट जितना कर पाई, जो नहीं कर पाई नहीं कर पाई। सोनू सूद ने एक हीरो बन के अपना जो रियल लाइफ के, मैं उनको हीरो मानता हूँ कि सच में वो उन्होंने एक हीरो वाला काम किया है, जो उन्होंने बेचारे गरीबों को अपने पैसों से, अपने ट्रांसपोर्टेशन से उन्होंने को अपने अपने घर पे पहुंचाया। काम सारा चल रहा है मैडम, बशर्ते परिस्थितियों को थोड़ा सा आप लाइटली लें। पर मत आप मतलब पैनिक मत हो किसी भी चीज के अंदर, क्योंकि सॉल्यूशन हर चीज का निकलता है मैडम। सॉल्यूशन बिल्कुल हर चीज का निकलता है, आप पैनिक हमारा मत हो। हमारा भी ये यही क्या है ना है मैडम, जो पूरा न्यूज विश्वास। मैडम ये जो न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है ना, अपोजिट पार्टी अपना उल्लू, मतलब मेरे को तो पता नहीं क्यों इतनी शर्म आती है कि जब पूरा देश एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसमें पूरे देश को एक होने की जरूरत है, अपोजिट पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसमें भी अपनी अपनी चाल खेल रही है। अरे मुझे समझ बिल्कुल में नहीं आता, तुम चाल करके क्या कर लोगे यार? अरे जीत भी गए तो क्या कर आज लोगे उनको जब तो आज उनको तो उनको तो मानवता रोटियां मानवता की बात सेकने नहीं पे ही वोट होती मिलती है है। ना संजय जी। मैडम, राजा राजा तब होता है जब राजा के नीचे प्रजा होती है। अरे जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा बन के भी क्या कर लोगे? बिल्कुल सही क्या कहा कर आपने, लोगे? यही किस पे बात है। हुक्म चलाओगे? तो प्रजा नहीं रहेगी तो वो तो राजा रहेंगे ना। तो क्या कर लोगे? राजा करके क्या कर लोगे? अरे प्रजा की तो सोचो। तो तुम भाई अपना उल्लू तो सीधा वही करने लोग के लिए, कि चाहते हैं ना अपना सर। पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए आप अपने अपने पैतरे अपना रहे हो प्रजा यार, की कोई नहीं उधर से सोचता। झूठी। जी उर्मिला जी, जी उर्मिला जी जी, प्रजा उर्मिला की जी, कौन सोचता बताइए। अरे सर, हेलो। नहीं सोचता तो ये गलत बात है। तो फिर जी जी हाँ उर्मिला मैडम, जी, आप काफी देर से जी बोलिए। जी उर्मिला जी, आप काफी देर से चुप हैं, बताएं मैम, आपका नजरिया क्या कहता है इस बारे में। संजय सर जी पहले कह मेरा रहे हो। नजरिया सुन लीजिए। जी संजय सर बताइए। राजनीतिक कमजोर मुर्गे का पहला मोर, और जितने राजनीतिक पार्टियां चोर। सर आपकी आवाज कट गई सर, सर आपकी आवाज प्रॉब्लम मैं कट भी क्या गई, कटने वाला पन्ना हूँ, सर। मैं भी कटने वाला हूँ मैम। और संजय हेलो। जी 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 अभी जी उर्मिला एक जी को, मुद्दा। उर्मिला जी कुछ, जी मैम उर्मिला उर्मिला जी जी ही, कुछ बोल रही थी, कुछ बोल रही थी। बिल्कुल मैं, जी मैम बोलिए। जी मैम, आप कुछ बोल रही थी, बताइए। संजय सर जी से मैं सहमत हूँ हर बात से। अच्छा अच्छा, जी शुक्रिया मैम। ठीक है मैम, मैम बिल्कुल बिल्कुल। कोई जी भी चीज लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं होती है, बस हर बंदा ये चीज सोच लेना। मैम मैं आज एक्टर हूँ, कल को मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे गांव में जाके खेती करनी पड़े, फावड़ा चलाना पड़े, तो मैं करूंगा अपने परिवार के लिए। मैं हाथ खड़े नहीं कर दूंगा कि मैं एक्टर हूँ साहब, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे परिवार को मार दूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ये खुल के बोलता हूँ कि आज की डेट में अगर मुझे, मेरे पास काम ना रहे, कुछ ना रहे, मैं बेरोजगार हो जाऊं और मेरे परिवार भूखा मर रहा हो, कोई मुझे बोले कि जाओ खेती बाड़ी कर लो, ट्रैक्टर चलाओ, हल चलाओ, मैं करूंगा। मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। सर, जहां से मैं नहीं सर हारूंगा। कर्म कर्म वही किया जाता है जहां से कुछ प्रतिफल मिलने की आशा होती है, बिना प्रतिफल के कोई कर्म नहीं करते। ये मैडम मतलब आपको भी पता होगा। ये सुनिए, अभी आपने कहा कि रोते, मेरा परिवार परेशान होगा तो मैं फावड़ा भी चलाऊंगा। फावड़ा क्यों चलाओगे? क्योंकि आपको बिल्कुल पता है कि अगर मैं फावड़ा चलाऊंगा तो मेरे परिवार में थोड़ा सा सुख ला पाऊंगा। और यही वजह है जरूर। कि सर मैं आपको मेरी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ
कि हम पूरे भारत के उन सारे कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को इसलिए एकत्रित कर रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कहीं डिप्रेशन में आकर खो ना जाए और हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग निराश और हताश नहीं हो जाए, उनकी उम्मीदें जगाने के लिए और उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए हमने ये सफर शुरू किया है बेबाक बहुत जरूरी है। खबरों में। जिसके पास बेबाक जगह ही नहीं होगी भावना चलाने की, तो कहाँ पे चलाएगा? कौन सुनेगा कलाकारों की मस्त पुकार? नहीं, जी रही हाँ, नहीं। इसमें पांचाल सर जी, मैं अपनी जी। बात सर को बता रही हूँ, पांचाल सर को बता रही हूँ, प्लीज सुनिए आप। और कौन सुनेगा कलाकारों की पुकार में हम कलाकारों से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग डिप्रेशन में मत जाइए, कोई गलत कदम मत उठाइए, आपसे एक पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, आप सिर्फ एकजुट हो जाइए ताकि हम सब मिलकर जो हमारे मुसीबत का पहाड़ आया है उसे खोद कर हम भी रास्ता निकाल सके और आगे बढ़ सके। ये बात मैं इस मंच से कह रही हूँ। बहुत सही है, क्योंकि लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग डिप्रेस्ड हैं या फैमिली की तरफ से या काम की वजह से, उनको अवेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी सर, मैं बहुत देर से आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी। मैम आप अवेयर की बात नहीं करती, अगर आप अवेयरनेस की बात करती तो मैं उसी से आपको जवाब दे देता। मेरी बात सुनिए, पहले हमने समस्याएं बताई आपको कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं और ऐसे ऐसे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तब जाकर अब हमारी बात हमारे मुद्दे पर आई है। अब जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया हुआ है कौन सुनेगा कलाकारों की पुकार में, वो मुद्दा अब आया है आपके सामने। तो सर हम यही प्रयास कर रहे हैं इस मंच से, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि कई लोग ऐसे हैं कि इस प्रयास को भी विफल करने में लगे हुए हैं कि ये लोग आखिर, मतलब आपको पता होगा कि जब उन्होंने पहाड़ खोदना शुरू किया तो कई लोगों ने उनकी शिकायत भी की थी कि ये अवैध खनन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक छोटा सा शॉट मैंने भी देखा है सर उस फिल्म का, तो उन्हें पहाड़ आसानी से खोदने नहीं दिया गया था। और ये समस्याओं के पहाड़ को जो हम खोद के हटाना चाहते हैं तो हमें भी खोदने नहीं दिया जा रहा है, कई रुकावटें आ रही हैं। लेकिन जो साथी हमारे साथ आए हैं, हम पे विश्वास कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें बेबाक परिवार से मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग किसी भी तरह से निराश ना हो, क्योंकि बेबाक बॉलीवुड परिवार आपके साथ पूरी तरह से लगा हुआ है। हर संभव हम आपकी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। और अभी आपने भी बताया है कि सोनू सूद जी, जिन्होंने खुद की खर्च से लोगों को मतलब अपने ट्रांसपोर्टेशन से ले लेके छोड़ा है, उनको जगह पहुंचाया है, तो हम भी चाहते हैं कि हम चाहे किसी तरह से सार्थक हो ना हो, लेकिन किसी का मानसिक विकास अगर हम कर सकते हैं, मानसिक किसी को तसल्ली दे सकते हैं, तो ये भी हम अपने आप में एक बहुत अचीवमेंट मानेंगे कि बेबाक परिवार ने किसी को तसल्ली दी और किसी को राहत पहुंचाई। सर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आप शायद पहली बार आए हैं यहाँ पे। बेबाक परिवार पे अभी तक जो भी मुद्दे उठे हैं, जिस कलाकार की पुकार उठाई गई है, मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है सर, बड़ा हर्ष होता है कि उन सारी समस्याओं को बेबाक परिवार पर बखूबी निभाया गया और हटाया गया, उन्हें निजात दिलाया गया। एक हमारे अब्दुल टेलर जी जो शूटिंग के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी, जाहिर सी बात है इंसान की पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता, मगर बेबाक परिवार पर ये आवाज उठाई गई और हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष श्रीमान BN तिवारी जी ने मात्र 20 दिनों के अंदर टेलर जी के परिवार को 25 लाख की फंडिंग करवाई है, उनके परिवार को दिलवाए हैं 25 लाख रुपए। ये भी हम बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। इस संकट के समय में अगर उनके परिवार को मिला है तो बहुत अच्छी बात है। बेबाक बॉलीवुड खबरों में एक बार साहू जी आए थे, जिन्होंने काफी मतलब अमाउंट अपने मकान मालिक को दे दिया था, लेकिन कोरोना आते ही उनके मकान मालिक ने उनपे फोर्स करने लगे कि अपना सामान ले जाओ, यहाँ से खाली करो, और उन्हें बहुत तरीकों से परेशान किया गया। उन्होंने ये बात बेबाक पर लेकर आए, तब बेबाक ने इस बात को मंच से उठाया और आपको हम बताना चाहेंगे कि साहू जी आज अपने उसी मकान में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो खुद मंच पर आकर इस बात को बोल के गए हैं। मैं खुद जयपुर से, एक हमारे झांकी करता है, दुर्भाग्यवश मतलब उन्हें कोई शायद फंक्शन कुछ पैरों में कोई परेशानी हो गई थी, तो कोरोना के समय हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें नहीं लिया, उनका इलाज नहीं किया। बाद में गए जब लॉकडाउन खुला, तो अफसोस की बात बताना चाहूंगी सर कि इस लापरवाही की वजह से उनका पैर काटना पड़ा और परिवार में बड़ी मुसीबत आ गई और वो डिप्रेशन में इतने ज्यादा चले गए कि हर वक्त फांसी खाने की सोचने लगे। तब बेबाक मंच पर उनकी आवाज उठाई गई और उन्हें बहुत हौसला दिलाया गया और यहाँ से उनको भी राहत दी गई है। तो ऐसे 1, 2, 3, 4 नहीं, कई मुद्दे ऐसे हैं। मैम को पता है कि अभी ग्वालियर के बच्चों की बात आई है, सॉरी भोपाल के बच्चों की, मध्य प्रदेश नाट्य कला केंद्र की, मैम आपके सामने आई ना बात, उसे भी बेबाक से उठाया गया है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उन 8 बच्चों को न्याय दिलाया जाए जिन्हें की पूरी शिक्षा ना होने की वजह से उनको निकाल दिया जाए। तो उसके लिए भी हमारा बेबाक परिवार खड़ा है और अब बेबाक परिवार खड़ा है उन सभी कलाकारों के लिए
जो कि आज अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। सर आपको मैं बताना चाहूंगी, मैं खुद फेस टू फेस मिली हूँ, कई लोगों के कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो उन लोगों की बात हमने उठाई। सर मेरी बात एक बार प्लीज 2 मिनट की कंप्लीट होने दीजिए सर, ताकि संजय जी समझ सके कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। 15 अगस्त को बीएन तिवारी जी वापस से आए थे। सर 1 सेकंड, तो मैंने बीएन तिवारी जी से इन खुले मंच के कलाकारों की बात उठाई। उन्होंने ये कहा था कि मदारी भी मेरी नजर में एक कलाकार है, मैं उस तक अपनी सुविधा पहुंचाना चाहता हूँ। तो इस मंच से मैंने सभी कलाकारों से यही रिक्वेस्ट की है कि आप चाहे किसी भी कला से जुड़े हो, कला क्षेत्र से आप जो भी अपना रोजी रोटी कमाते हो, आप सभी एकजुट हो जाइए बेबाक बॉलीवुड परिवार में। बीएन तिवारी जी ने बिल्कुल साफ-साफ यहाँ आकर कहा है कि आप उनकी लिस्टिंग कीजिए, उनकी लिस्ट हमें भेजिए, हम उन्हें राहत पहुँचाएँगे। तो सर हमारा ये प्रयास इस मंच से चल रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि बेबाक बॉलीवुड खबरें, जितनी भी यहाँ से मंच से समस्याएं उठाई गई हैं, कर्मठता के साथ उन समस्याओं से जूझकर उनको राहत दिलवाता आ रहा है। तो जी पांचाल जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी संतोष जी, मैं बता देना चाहता हूँ, बेबाक ने जो आवाज उठाई थी एमपी के छात्रों की, तो वो एनडीटीवी पे भी उसको कल दिखाया गया है। जी कल हमारे कुछ न्यूज चैनलों ने भी उसको दिखाया गया है, और पहली आवाज जो थी वो बेबाक की आवाज थी, और बेबाक की आवाज वहां तक पहुंची और उन छात्रों की सुनवाई एनडीटीवी पे भी दिखाई गई है। शायद मैंने लिंक भेजा था, शायद आपने देखा नहीं होगा। जी मैंने भी भेजा है सर आपको लिंक, वही लिंक मेरे पास भी आया था। तो संतोष मैडम, आपकी बातों का जवाब आपने खुद ने ही दे दिया है कि किसी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। सोर्सिंग सब होते हैं, जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता खोलता भी है। पेशेंस को मेंटेन करना है, अपने सब्र को थोड़ा सा मेंटेन करने की जरूरत है। ठीक है, सोर्सिंग है ना, जैसे आप हो, अपना जो चैनल है पांचाल सर का जो चैनल है ना, कर तो रहे हैं, अरे थोड़ा सब्र तो रखो, कोई चमत्कार तो नहीं होने वाला है। इतनी बड़ी विपदा अगर देश के ऊपर आई है तो थोड़ा बहुत संभलने का टाइम तो दो। आप फांसी पे लटक जाओगे, सॉल्यूशन थोड़ी निकलता है। यही तो बात देखो, जैसे आप चैनल संजय जी मेरा नहीं, ये चैनल मेरा नहीं है, ये समस्त भारतीयों का चैनल है और सभी भारतीय कलाकारों का चैनल है सर ये। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मतलब मैं तो खाली पानी पिलाने वाला पीएन हूँ सर चैनल पे, इतनी बड़ी उपाधि मत दीजिए मुझे। सर पानी पिलाने वाला अगर ऑनर होता है और ऑनर ही अगर किसी को पानी पिला दे तो मेरे हिसाब से तो सर मतलब कहते हैं ना कि एक उससे बड़ा सम्मानीय इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ है कि वो बंदा अगर टाइम निकले तो अपने बॉस की कुर्सी पे भी बैठ जाता है, और जब पानी पिलाने का वक्त आ जाए तो बेचारा खुद ही उठा के पानी भी पिला दे। सर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान देने के लिए संजय जी। इंसान को तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो तारीफ के काबिल हो जाता है। उसको बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूँ। और संतोष जी आज जल्दी मैसेज पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं नेटवर्क में नहीं हूँ आज। बिल्कुल लग रहा है सर, आज संजय जी भी जुड़े हैं आप दिल्ली रोड का। जी तो संजय जी मैं आपको यही बताना चाहूंगी, जैसे अभी एक सूचना आपको दी है सर ने कि जिन बच्चों की बात हमने मध्य प्रदेश नाट्य कला केंद्र की उठाई थी वो एनडीटीवी तक पहुंच चुकी है, और हम यही चाहते हैं कि इन समस्त भारतीय कलाकारों की कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की आवाज भी सरकार तक पहुंचे, ताकि सरकार जो हमारे बीच में ये पहाड़ आ रहा है, सरकार और हमारे बीच जो पहाड़ है, हमारी समस्याओं के बीच ये पहाड़ खड़ा है, ये पहाड़ टूटे और सभी जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ राहत के बादल नजर आए और ऐसे बिल्कुल मैम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी विपदा आई तो थोड़ा बहुत टाइम तो दो। टाइम तो दे रहे हैं ना सर, टाइम तो दे रहे हैं, टाइम तो कलाकारों ने लगा दिया। और मैम अभी सब चीज ठीक है, अभी खुल रहा है धीरे धीरे करके, सब चीजें दोबारा स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट के भरोसे बैठने से बढ़िया कि वो कलाकारों ने लगा दिया। कई समस्याएं इस बेबाक परिवार से सुलझ चुकी हैं, मगर हम रोज कौन सुनेगा कलाकारों की पुकार यहाँ चला रहे हैं, विभिन्न तरीके से विभिन्न मतलब अपनी मातृभाषा में ही लोगों को बोल भी रहे हैं कि आप लोग प्लीज आइए हमारे साथ एकजुट हो जाइए, ताकि जो मुसीबत का पहाड़ पूरे कला क्षेत्र पर आया हुआ है लास्ट में मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि आप और जो ये जो चैनल है पांचाल सर हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं कि जिन लोगों को बोलने में होता है ना कि किसको बोलें, अपनी तकलीफ किसको बताएं, तो आप लोग अपने चैनल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स की सुनते हैं,
भी देखते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस मुहिम को हम्म, इसको आप कंटिन्यू रखिए। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कोरोना टाइम के ऊपर कोई बंदा बोल नहीं पा रहा है या उसकी आवाज़ नहीं उठ पा रही, किसी को कुछ मैसेज नहीं दे पा रहा, तो आपके चैनल के थ्रू अगर वो दे पा रहा है तो मैम, और आपके चैनल ने इतने लोगों की मदद की है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल एप्रिशिएट करना चाहूँगा आपकी पूरी टीम को और इस चैनल को, पांचाल सर को। थैंक यू सर। और बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि वापस से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैम, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। जी, अगर इंसान ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। पहाड़ तोड़ने से बड़ा तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं पहाड़ होता। तोड़ने से कहते हैं ना, बड़ा कुछ कोशिश भी नहीं है करने मैडम। वालों की हार नहीं होती। बस और बहाने बस वही कोशिश में। बनाते हैं जिनको काम करना नहीं आता, या जो बंदा काम नहीं करना चाहता, बहाने सिर्फ वही बनाते हैं कि बिल्कुल, मैं क्या करूं। अरे क्या नहीं कर सकते यार, भगवान ने दिमाग दिया है, दो हाथ दिए, पैर दिए, क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हो यार। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही एक बार कहा सर बताओ, आपने। जब जब एक बैल जिसको कुछ पता नहीं है, जब वो मेहनत करके आपके लिए फसल उगा सकता है, तो आप अपने परिवार के लिए कुछ तो कर ही सकते हो यार। तो वो बैल, उसको क्या लेने देना, उसका थोड़ी परिवार पलेगा। आप नहीं, उसको अंटर नहीं, मार रहे हो, बिल्कुल, उसको चला रहे हो, तो वो फसल उगा दिया आपके लिए, बैल चल के फसल उगा रहा है। तो आप अपने परिवार जी, के लिए बिल्कुल, इतना भी नहीं कर सकते कि आप उनको पालन पोषण करने के लिए कुछ तो कर। बैल का थोड़ी, उसको थोड़ी पता है कि मैं फसल उगाऊंगा, मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बछड़ा खाएगा, नहीं खाएगा ना। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल मैडम सही है कोई सर भी चीज आपने। पॉसिबल नहीं होती मैडम। सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है। हर आदमी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से काम चूज करता है, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से काम करता है। हर इंसान हर कैटेगरी का काम नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जब वक्त बिल्कुल आए सही है। तो उसको करना चाहिए और उसको करना ही पड़ेगा। ये फांसी पे झूल जाना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मैम काफी देर से प्रोडक्शन से मेरे पास फोन आ रहा है, मैं फोन नहीं ले रहा, तो मैं अभी आज के लिए विदा चाहूंगा आप लोगों से। और आप सभी लोगों से हाँ, जुड़कर बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से बातचीत करके। आपका स्वागत है सर, दोबारा ज़रूर आइएगा और बहुत जी सारी बातें आपके साथ हम करना चाहेंगे। और जी अभी जरूर। बिल्कुल समय हो चुका है मैसेज पढ़ने का, बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं। तो मैं जी पांचाल जी जी आप से बोलिए। निवेदन चाहूँगी कि बिल्कुल मैसेज बताइए। और मानस दास जी गुप्ता हमें लिख रहे हैं, पांचाल जी सर मैसेज, पांचाल जी, संतोष जी नमस्ते। स्टेज सिंगर एंड म्यूजिशियंस का कुछ अच्छी न्यूज़ कब सुनाएँगे? जी बिल्कुल, बहुत मैं जल्दी थोड़ा सा सुनाएँगे, प्रयास में लगे हैं। जी, मैं संजय थोड़ा सा जी। विदा लेना चाहूंगा आप लोगों से, उसके लिए क्षमा जी, चाहता हूँ बहुत-बहुत क्योंकि धन्यवाद सर काफी आपको। बहुत सारे नहीं, फोन। नहीं जी मैम। सर बहुत आपने बहुत इतना आप समय लोग भी बहुत हमें दिया धन्यवाद। और बहुत अच्छी बातें की हमसे, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और बेबाक परिवार जी जी आपका फिर से स्वागत करना चाहेगा। जी सर, जी जरूर मैम, बहुत-बहुत अगर मैं जयपुर आता हूँ लॉट्स तो ऑफ मैं थैंक्स। जरूर मिलूंगा मैं आपसे जयपुर, जब मैं अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा तो एक मुलाकात जी, जरूर बिल्कुल करेंगे हम सर। लोग, कोरोना जी, थोड़ा जी। खत्म होने के बाद। चलिए मैम, थैंक यू सो ओके मच, सर। आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ मैं तहे दिल से। NS पांचाल सर, जी, जय हिंद जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद सर। बिल्कुल मानस दास जी गुप्ता, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम सभी को एकजुट कर रहे हैं और जब से मैंने कलाकार जागृति संघ एक मैसेज मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मेरे साथ बहुत सारे लोग आ चुके हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं। आज शाम तक लास्ट उनकी लिस्ट में ले रही हूँ, कल उनको फाइनल टच देकर मैं श्रीमान BN तिवारी जी को वो लिस्ट सौंपने जा रही हूँ और फिर बस इंतजार रहेगा कि वहां से कोई शुभ सूचना हम सभी के लिए आ जाए, तो आपको इस बेबाक मंच से ही हम आपको प्रसारित जरूर करेंगे। जी सर, नेक्स्ट मैसेज बताएं। लोक तरंग फिल्म ऑफिशियल चैनल MP में कला छात्रों को विद्यालय से निकाले जाने के विरोध में स्थानीय छात्र संगठन छात्रों के साथ खड़ा हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है और जो संगठन खड़ा हुआ है उसको बेबाक परिवार से बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप अपने साथियों के साथ खड़ा हुए हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। बने रहें उनके साथ और एक ना एक दिन प्रशासन को, उनके प्रबंधकों को उनके पक्ष में फैसला सुनाना पड़ेगा। ये बेबाक परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मानस दास जी गुप्ता लिख रहे हैं, संजय जी, जिसके बनियान में जितना छेद सर उसको ही अच्छा, जिसके बनियान में जितना छेद है उसको उतना ही मालूम होता है। बरोबर आहे, जी बिल्कुल बरोबर. सही बात है सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सोनू पंजाबी जी जयपुर दरबार लिख रहे हैं, बेबाक से जुड़े सभी कलाकारों को जय माता दी, जय हिंद। जय हिंद सोनू जी, जय माता दी। बने रहें आप भी हमारे साथ और जोड़ते रहें अपने साथियों को। लोक तरंग फिल्म ऑफिशियल चैनल लिख रहे हैं, बारी बारी से सभी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। सर कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कुछ बातें ऐसी निकल आती है कि बातों बातों में समय पता नहीं चलता और मौका हम सभी को देते हैं यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। और उर्मिला मैम ने सुनकर हमारा साथ दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है।
बहुत बहुत दिनेश शर्मा धन्यवाद। जी। बेबाक खबरें बहुत अच्छा जी, काम बिल्कुल। कर रही है और मैं जुड़ के बहुत मुझे खुशी हो रही है आपके जी, साथ जी, बिल्कुल। और बहुत जुड़ना अच्छी बात है। चाहूंगी। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ हैं और हमेशा आप हमारे साथ रहेंगी। और हाँ, दिनेश शर्मा जी लिख रहे हैं, मैम नमस्कार, मैं दिनेश जयपुर से। मैं जानना चाहता था कि कलाकारों के साथ क्या होने वाला है? वो ऐसे ही रहेंगे या कुछ भला होगा? देखिए, अगर हमने कदम उठाया है और प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे एनएस पांचाल जी भी कह चुके हैं, जो कलाकार हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उन सभी के हित में हम कदम उठा चुके हैं और आज नहीं तो कल फैसला ज़रूर आप सभी के सामने होगा। शिव शक्ति ग्रुप अलवर लिख रहे हैं, जय माता दी। जी, आपको भी जय माता दी। जय माता दी। मानस दास जी गुप्ता लिख रहे हैं, संजय जी आपका उम्र कितना है? सॉरी संजय जी चले गए, हम नहीं पूछ पाए। दोबारा आएंगे जब जरूर आपको बताएंगे, उनसे पूछ के उनके सामने में। सोनू पंजाबी जयपुर दरबार लिख रहे हैं, संजय जी फिल्मी कलाकारों की बात नहीं है, छोटे मंच के जो कलाकार हैं, भजन करने वाले, इंस्ट्रूमेंट वाले, उनकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल सोनू जी, हम विस्तार से उनको समझा चुके हैं, क्योंकि शायद वो अभी तक इस दूसरे पहलू से परिचित नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस कदर परेशान हैं। तो आज संजय जी जाहिर सी बात है हमारी बातों से पहचान सके होंगे कि आजकल लोग किस तरीके से परेशान हैं, और लास्ट में जाकर उन्होंने यही कहा कि बेबाक परिवार बहुत अच्छा कदम उठा रहा है लोगों की सहायता करके। नेक्स्ट मैसेज सर, पांचाल जी दूसरा मैसेज दीजिए, इनका पढ़ लिया है, जवाब दे चुके हैं हम, शायद यही मैसेज है। मानस दास जी संतोष गुप्ता जी का मैसेज है, संजय भाई भगवान करे संतोष आपको। जी, हम लोगों का हालात बहुत खशी हो जाए, समझ में नहीं आया। हम लोगों का हालात बहुत काशी हो जाए, समझ में नहीं आया, सॉरी। मुझे लग रहा है कि हम लोगों का हालात अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ कह रहे हैं। जी अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो जी बहुत जी अच्छी जी बात है। जी पांचाल जी जी, कहिए यही सर। यही कहने का मतलब लग रहा है मुझे। मुझे जी भी सही ऐसा लग रहा है। हाँ, इन्होंने दोबारा लिखा है, संजय भाई भगवान करे आपका हालात काश, ओ सॉरी हम लोगों के जैसा हो जाए। नहीं नहीं, बद्दुआ मत दीजिए किसी को भी, भगवान करे सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जहां भी रहे। और जिन लोगों के पास संकट आया है, भगवान करे उनके भी संकट जल्दी से जल्दी टल जाए और उनके घरों में भी मुस्कान आ जाए, खुशियां आ जाए, हम तो यही चाहेंगे। गुप्ता जी बिल्कुल, गुप्ता जी बिल्कुल बिल्कुल हालात सुधरेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। हम सभी भाई हैं, देश हमारा है और देश के हम हैं। और बिल्कुल नेगेटिव बातें दिमाग में बिल्कुल मत लेके आइए और बहुत अच्छा होगा। और मैं भी आज दिल्ली जा रहा हूँ, आप लोगों की समस्या को लेके ही जा रहा हूँ, शायद कुछ हल निकल जाए। तो इसी मकसद से मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। देखिए कोरोना काल चल रहा है और आप लोगों को पता है कि घर से निकलना बहुत भारी होता है, लेकिन फिर भी कुछ बॉर्डर पार करके हमें जाना पड़ रहा है। और लेकिन कलाकारों के लिए ही हमने प्रण लिया हुआ है कि हम कलाकारों के लिए कुछ भी करने के लिए एग्री हैं। और हम इस मकसद से आज दिल्ली जा रहे हैं, ताकि जो हमारे स्टेज के कलाकार जिन लोगों का काम चालू नहीं हुआ है, तो उनके विषय में एक मीटिंग हम करने जा रहे हैं। और जल्द ही ये शुभ संदेश आप लोगों तक पहुंचेगा, बहुत जल्द पहुंचेगा। और मैं बस यही दुआ करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संतोष जी के साथ में मिलकर, बेबाक टीम के साथ में मिलकर आप संगठन बनाइए। और जो संगठन से जो काम हो सकता है वो किसी से नहीं हो सकता है। ये तो कोरोना काल की विडंबना चल रही है देश में, जो कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। आज 2.5 महीने में मुझे किसी ने मिलने का समय दिया है। तो जी जी हम कोशिश करेंगे बिल्कुल आपकी समस्याएं बहुत जल्द सोल्व हों। और बिल्कुल आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, दिमाग में ये निकाल दे कि भाई हमारी हालत ऐसी है तो आपकी भी ऐसी हो। बिल्कुल नेगेटिव सोच को बिल्कुल